मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइट्रेशंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड। ये चारों टाइप की टाइट्रेशन करेंगे विद देयर ग्राफ, कैसा कैसा बनता है, क्या क्या होता है, और इसके बेस पर कोई ना कोई ग्राफ या कोई ना कोई कुछ एक आधा क्वेश्चन कभी न कभी जरूर आता है ना, तो इम्पोर्टेंट भी है। साथ में कुछ इंडिकेटर्स का हिसाब किताब भी करने वाले हैं। तो देखिए क्या है। सबसे पहले टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एल्कली, यानी कि बेस स्ट्रॉन्ग है, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है। जब दोनों ही स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपको क्या पता है, दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, है ना। सिंपल सी बात है। न्यूट्रलाइज होने पर हम इंडिकेटर का यूज करेंगे। क्यों इंडिकेटर यूज करते हैं, वो उसके बारे में बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl ले लो, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं और फिर क्या होगा उससे, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो HCl प्लस NaOH, सपोज हमारे पास दोनों स्ट्रॉन्ग है, क्या बनता है इससे, हमें पता है NaCl बनता है ना, प्लस वाटर बनेगा। सिंपल सी रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है। इसमें ये कलरलेस होता है, एसिड है कलरलेस, है ना, इसका कलर नहीं होता है, या आप कह सकते हैं ट्रांसपेरेंट कह सकते हैं इसे। ये भी ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस होता है। NaCl पानी में नमक घोलोगे वो भी ट्रांसपेरेंट होता है और कलरलेस होता है, और पानी तो ट्रांसपेरेंट होता ही है। समझ में आ गया। तो अब बताइए हमें कैसे पता लगेगा कि न्यूट्रल हो चुका। मान लो आपके पास कुछ एसिड है, उसका अमाउंट आपको पता है, उसकी मोलैरिटी भी पता है, लेकिन बेस की मोलैरिटी नहीं पता। या उल्टा लगा लो कि एसिड की मोलैरिटी नहीं पता, बेस की पता है। आपने कुछ एसिड में कुछ बेस मिला दिया, मिलाते गए आप न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल से आगे बढ़ गया। मतलब पहले तो एसिड में आप बेस मिला रहे थे तो शुरू में न्यूट्रल हुआ, बाद में क्या हुआ, न्यूट्रल से वो बेसिक हो गया सॉल्यूशन, आपको पता ही नहीं चलेगा। नमकीन पानी नहीं होगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा, तो हमें तो नहीं पता लगेगा एंड पॉइंट। तो इसके लिए हम डालते हैं इंडिकेटर, जो इंडिकेट करे। कैसे इंडिकेट करेगा, रिएक्शन खत्म होते ही ना उसका ना रंग बदल जाना चाहिए, दैट इज कॉल्ड इंडिकेटर। समझ में आ गया सबको। यस। अब इंडिकेटर्स की भी अपनी लिमिट्स होती हैं। फिनोफेथलिन इंडिकेटर क्या, कब रंग वो दिखाता है भाई, एसिडिक सॉल्यूशन में कलर दिखाता है, ठीक है। 3.5 से लेकर 5 तक लगभग, है ना, अप्रोक्सीमेटली, तो वो कलर दिखाता है। फिर दूसरा होता है मिथाइल ऑरेंज, वो कलर कब दिखाता है, वो 9 से 11 के बीच में कलर दिखाता है, ठीक है। सर ये यस, उल्टा नहीं होता शायद। हाँ देखते हैं, एक मिनट। हाँ अमित बेटा बोलो। सर मुझे एक चीज पूछना था कि ये जो इंडिकेटर होते हैं जो कलर दिखा देते हैं, तो सर इसके अंदर ऐसा क्या होता है कि कलर दिखा पाते हैं? देखो ये कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं, जब ये किसी चीज से रिएक्शन करते हैं, वो भी मैं थ्योरी बता दूंगा इसके बीच में। जब किसी चीज से रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन करने के बाद एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं, वो प्रोडक्ट लाइट के अंदर से कोई एक कलर को एब्जॉर्ब करके वापस आपको फेंक देता है, ठीक है, वापस दे देता है। यानी वो पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर स्टेज में आने के बाद, मतलब मान लो कि जैसे फिनोफेथलिन एसिडिक होता है, ठीक है, तो ये जब H पॉजिटिव आयन जब ये बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या करता है, H पॉजिटिव आयन डोनेट कर देगा और एक पर्टिकुलर पीएच पर इसका ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसकी वजह से ये लाइट को एब्जॉर्ब करके वापस छोड़ सकता है। तो हमें पता है कि जब ये रिएक्शन करेगा NaOH इसके अंदर डालेंगे तो ये रिएक्शन करेगा, लेकिन इससे पहले एक स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्शन करेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड तो HCl है, वो सारी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा और तब आपको समझ आ जाएगा। प्रणव बेटा आप क्या कह रहे हो, उल्टा बोल रहा हूँ क्या मैं? सर मोस्ट प्रोबेबली उल्टा होता है शायद, जहाँ तक मुझे याद है। चलो मैं देखता हूँ, अगर आपको याद है तो मैं भी देखता हूँ, हो सकता है मैं उल्टा बोल रहा हूँ, बट नो वरी, थ्योरी वैसी ही रहेगी। हो सकता है हम रिवर्स बोल रहे हो, है ना। फिनोफेथलिन और मिथाइल ऑरेंज उल्टा होता है क्या? हाँ उल्टा ही होता है यार, उल्टा यही रहा, इसमें आ ही रहा है, मैंने अपोजिट बोल दिया, है ना। मिथाइल ऑरेंज की रेंज होती है वो 3 से 5 के बीच में होती है, फिनोफेथलिन की रेंज जो 9 से 11 के बीच में होती है, ठीक है। ये उल्टा है बिल्कुल। तो भाई इस रेंज में ये लोग अपना कलर दिखाते हैं, ये याद रख लेना आप लोग, ठीक है, याद रहेगा। यस सर। तो इससे यानी कि इस रेंज में वो कलर दिखाएंगे, इससे आर पार रेंज में कलर नहीं दिखाएंगे। तो अगर हम एसिड की बेस के साथ कर रहे हैं, बेस की एसिड के साथ टाइट्रेशन कर रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना होता है कि बाद में सॉल्यूशन एसिडिक बनेगा कि बेसिक बनेगा। अगर एसिडिक बन रहा है तो मिथाइल ऑरेंज को यूज करो, अगर बेसिक बन रहा है तो फिनोफेथलिन को यूज करो, तभी आपको कलर दिखाई देगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई होगी सबको, यस है ना। सर। क्योंकि वरना वो ट्रांसपेरेंट बनाते हैं और तो उसमें कुछ है नहीं। तो अब इसको थोड़ा डिटेलिंग लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से रिएक्ट कराए तो भी प्रोडक्ट सेम ही आएगा लगभग। नहीं, उसमें फर्क होता है।
वो आगे डिस्कस करेंगे बेटा, अभी सब कुछ आएगा, पहले सिर्फ स्ट्रॉन्ग की बात करते हैं जो पूरा न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। तो अब देखिए जरा ग्राफ में क्या होने वाला है, यहाँ पर पीएच बढ़ा रहे हैं यानी कि एसिड डाल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ बेस पर सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से, ठीक है। तो मान लो आपके पास में 50 ml आपके पास बेस था, ठीक है, ये समझ में आ गया, यहाँ पर है बेस, ठीक है। एसिड अब 0 था, ये यहाँ पर ये 50 पर आके फिक्स हो गया, ठीक है। तो अब देखो कितना एमएल लिया था और कैसे उसको बात करते हैं, NaOH HCl है, NaCl बनाएगा, और उसने बोला टाइट्रेशन ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोलैरिटी HCl विद 0.1 मोलैरिटी NaOH, यानी आपके पास में HCl का अमाउंट फिक्स है, ठीक है, इसको याद रख लेना। और 1 मोलैरिटी का NaOH है, मोलैरिटी 0.1, NaOH की मोलैरिटी तो फिक्स है, लेकिन इसका हम कितना भी वो डाल सकते हैं, मतलब सॉल्यूशन डाल सकते हैं। अब यहां से आपको एक चीज कंफर्म होगी, मोलैरिटी सेम है तो जितना वॉल्यूम इसका लगेगा उतना ही HCl और NaOH दोनों का बराबर लगेगा, ये तो कंफर्म है। यस सर। क्योंकि HCl और NaOH दोनों ही एक H और एक OH डोनेट करते हैं, तो दोनों का स्टोइकोमेट्रिक रेशियो अगर लेंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 1 मोल NaOH के लिए 1 मोल ही HCl चाहिए, रिएक्शन बैलेंस्ड है। तो 0.1 मोलैरिटी का अगर आपके पास HCl है 50 सेंटीमीटर क्यूब, तो 50 सेंटीमीटर क्यूब ही NaOH लगेगा। बहुत सिंपल केस दे रखा है, सबसे सिंपलेस्ट, ये समझ में आ गया सबको? यस। ठीक है, तो भी इनको मिक्स करेंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा क्या मिलाएं अब इसके अंदर। तो ये हमें फिक्स दे दिया कि 50 ml का आपके पास में HCl है। तो यहां मैं अगर एक सॉल्यूशन बनाता हूं तो ये देखिए, ये HCl है, इसी के अंदर HCl है जो 50 ml है, ठीक है, 50 ml, और इसकी मोलैरिटी है 0.1 मोलैरिटी का HCl है, और इतना अब हमारे पास सिर्फ 0.1 मोलैरिटी का NaOH है। NaOH को हम मिक्स करने वाले हैं इसके अंदर। तो देखो द pH ऑफ द 0.1 मोलैरिटी सॉल्यूशन HCl इज द बिगिनिंग वुड बी 1। इसका pH शुरू में कितना होना चाहिए? 1, इजंट इट? यस सर। बताओ कैसे होगा 1? सर HCl है ना, तो 0.1 मोलर है, तो मतलब HCl में 0.1 H प्लस ही होंगे, तो माइनस लॉक करेंगे तो 1 ही आएगा। बाकियों को समझ में आया है? कर दो, नहीं आया। आ गया सबको, समझ गया? यस सर। ठीक है, तो सिंपल है भाई। देखो इसकी मोलैरिटी 0.1 है, यानी कि H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन भी 0.1 होगी, तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन 0.1 है, 1 मोल है, ठीक है, पर लीटर के अंदर। अब कंसंट्रेशन का नेगेटिव पीएच, नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव लॉग करेंगे 0.1 का, यानी 1/10 का नेगेटिव लॉग कर रहा हूं मैं, 10⁻⁻1 हो गया। 10⁻⁻1 का नेगेटिव लॉग करेंगे, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, log 10 की वैल्यू 1 है, पावर इधर आ जाती है, तो ये कितना आ गया? 1 आ गया। यस, समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है, तो सीधा सीधा pH इक्वल 1 आ जाएगा। तो ये यही लाइन का इसका मीनिंग है कि 1 pH है, यानी कि एसिडिक सॉल्यूशन है, उसका pH भी पता है। एल्कली इज एडेड, द pH चेंजेस स्लोली इन द बिगिनिंग। तो देखो अभी बेस को हम ऐड कर रहे हैं, तो यहां पर हम लगा रहे हैं एक फनल, ठीक है, ड्रॉप वाइज इसके अंदर बेस जा रहा है, ठीक है, एक एक ड्रॉप। यहाँ पर हमने एक वो लगा रखा है, टैप लगा रखा है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और इसके अंदर हमने क्या भरा हुआ है, यहाँ पर सपोज दैट मैं ग्रीन कलर से इसको शो कर रहा हूँ, यहाँ पर हमने NaOH डाल रखा है, ठीक है, ये NaOH है। इसका अमाउंट तो यहां से मैं रीड करके बता दूंगा कि कितना डला जब ये न्यूट्रल हो गया, ठीक है। यहाँ पर मार्क होते हैं 1 2 3 4 ml के हिसाब से, तो वो तो जितना डलेगा और जब ये न्यूट्रल हो जाएगा मुझे पता लग जाएगा। और यहाँ मान ली उसकी मोलैरिटी इसने दे रखी है 0.1 मोलर, ये भी 0.1 मोलर, तो हम पहले से जानते हैं एक्चुअल में कि ये 50 ml ही डलेगा। बट कई बार क्या होता है, आपको नहीं पता होता कि ये कितना ml डलेगा, ठीक है, इसकी सिर्फ मोलैरिटी पता है, और नीचे वाले की तो मोलैरिटी भी नहीं पता, सिर्फ अमाउंट पता होता है। टाइट्रेशन में क्या करते हैं, अब देखो जरा ध्यान से देखना, मुझे मोलैरिटी नहीं पता, सिर्फ अमाउंट पता है इसका, HCl का सिर्फ 50 ml HCl ले लिया, मुझे नहीं पता कितना इसका मोलैरिटी है। ऊपर मुझे सिर्फ मोलैरिटी पता है, ठीक है, इसका अमाउंट बाद में जब मैं ऐड करूंगा तब पता लगेगा। तो ऊपर क्या होता है, मोलैरिटी पता है, नीचे क्या होता है, सिर्फ अमाउंट पता है, और इससे हम शो कर सकते हैं। समझ में आ गया सबको? जब न्यूट्रल होगा तो हम ऊपर वाले का, हमें मोलैरिटी तो पता ही है, NaOH की अमाउंट भी पता लग गया मैंने कितना मिलाया,
तो कितने अमाउंट के लिए, और नीचे वाले का अमाउंट पता है तो ऊपर जो जितने मोल NaOH गया नीचे वाले सॉल्यूशन में उतने ही मोल HCl होना चाहिए, तो उससे हम आसानी से, हमें वॉल्यूम तो पता ही है, HCl का अमाउंट निकाल लेंगे। तो ऐसे करके टाइट्रेशन में जनरली होता है। However, the equivalence point pH changes rapidly from 3.5 to 10. अब यहाँ देखो 3.5 से 10 के बीच में ये रैपिडली चेंज होता है। pH changes rapidly from 3.5 to 10. अब ये कैसे हो रहा है? शुरू में तो ये स्लोली चेंज हुआ, तो देखो भाई यहाँ से हम जैसे जैसे हमने मिलाया pH, है ना, NaOH डाल रहे हैं हम, NaOH का वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो देखो NaOH मान लो 0 था पहले, ठीक है, ये था आपके पास, यहां से स्टार्ट किया इसने, ठीक है, इस पॉइंट से, तो पहले 0 था, ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये समझ में आ रहा है ना, ये पीछे वाला तो सिर्फ उसको दिखाने के लिए शो कर रखा है, तो यहाँ पर 0 था, ठीक है, NaOH 0 था, जैसे जैसे NaOH का अमाउंट बढ़ा रहे हैं तो pH जो वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, pH 1 था तो 1 से ऊपर जाएगा, ये तो क्लियर है, यस सर, है ना, तो 1 से ये ऊपर की तरफ जाएगा धीरे धीरे, उसके बाद में रैपिडली जा रहा हो, रैपिडली, अब वो रैपिडली कब जा रहा है, 3.4 से 10 के बीच में, 3.4 से 10, अब अगर मैं ये कहूं कि ये वाला पॉइंट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 3.4 लगा लो, ठीक है, ये इन्होंने शो नहीं किया बट हम यहाँ पे दिखा देते हैं कि 3.4 है ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट से और अप्रोक्सीमेटली 10 तक, तो 10 अब यहाँ है अप्रोक्सीमेट, यहाँ सिग लगा लेते हैं कि 10 तक तो ये रैपिडली दिखा रहा है, ठीक है, अचानक से बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, अब जरा इसके बारे में डिस्कस करो भाई, ऐसा क्यों हो रहा है, ये अचानक से 3 पॉइंट से 10 तक क्यों गया, सर उसमें एसिड से कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी ना बेस की। बेस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, शुरू में बेस आया, बेस की कंसंट्रेशन 0 हो जाएगी, लेकिन H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम हो रही है तो pH क्या है, बढ़ रहा है, ये बात समझ में आ रही है, न्यूट्रल हो रहा है, H NaCl प्लस वाटर बन रहा है, जितना बेस डाला सारा न्यूट्रल हो रहा है और वो वाटर बन रहा है, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, बट pH तो डाउन आ जाएगा, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन तो कम हो रही है ना, कम हो रही है तो pH बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ रहा है, जैसे ही वो न्यूट्रल हो गया 3.4 पर, सपोज दैट वो न्यूट्रल हो गया, इस पॉइंट पर न्यूट्रल होने के बाद अब अगर मैंने NaOH डाला तो क्या होगा भाई, pH अचानक से नहीं बढ़ जाएगा, क्योंकि NaOH तो pH को बढ़ा देगा, यस सर, है ना, तो यानी इस पॉइंट से अब जैसे जैसे NaOH डाल रहा हूँ वो रैपिडली बहुत स्ट्रांगली बढ़ रहा है, बहुत अचानक से एकदम से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। फर्दर देखिए, इट कैन बी शोन बाय द सिंपल कैलकुलेशन, pH ऑफ द सॉल्यूशन इज 3.7 व्हेन 40, अब ये डाटा है नोट करने वाला, सिंपल कैलकुलेशन है ये, ठीक है, pH ऑफ द सॉल्यूशन इज 3.7 व्हेन 49.8 सेंटीमीटर 0.1 NaOH हैव बीन एडेड, जब मैंने इतना NaOH डाल दिया, लगभग क्या होगा भाई, 3.7 pH सॉल्यूशन का 3.7 होगा जब 49.8 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी 49.8 ml लगा लो इसे सेंटीमीटर क्यूब को, इतना ml मैंने डाल दिया, याद रखना 50 ml पर क्या है, 100% न्यूट्रल है, तो 49.8 पर pH हो गया 3.7, NaOH डालने पर लगभग न्यूट्रल हो गया, लेकिन अब भी H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन काफी बची हुई है, द pH सडनली चेंजेस 10, उसके बाद में 10 हो जाता है, अब 10 कब होगा, जब ये 50 से ऊपर हो जाएगा, 10 आफ्टर 50.1 अब हमारे पास NaOH आ चुका सॉल्यूशन में, यानी कि 50 सेंटीमीटर क्यूब के बाद 0.1 ml या सेंटीमीटर क्यूब कह लो, उतना अब NaOH, अब ये सॉल्यूशन बेसिक हो गया, बेसिक हो गया तो अचानक से बढ़ जाएगा, सीधा 10 हो गया, समझ में आ गया, यस सर सर, पॉइंट हमने ऐड किया होगा ना बाद में ऊपर से, क्या, ये जो 0.1 में ये जो इसका pH है बढ़ गया है 10 की तरफ, ये जो 0.1 वाला जो NaOH है ये हमने डाला होगा ऊपर से फिर, हाँ हम डाल रहे हैं ना ऊपर से, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, पहले हम 49 पर, मान लो 49 पर अटक गए तो हमें पता है बहुत कम एसिड रह गया, ठीक है, लेकिन बाकी न्यूट्रल तो बेस तो न्यूट्रल ही हो गया, एसिड ही बचा लेकिन कम रह गया, इसलिए pH जो है वो 3.7 के आसपास है, और जैसे ही सारा न्यूट्रल हो गया तो pH 7 पहुंच जाएगा, ये पता है, ठीक है, और जैसे ही हम थोड़ा सा बेस डालेंगे तो बेसिक हो जाएगा, pH सीधा 10 पहुंच गया, क्लियर है, सर इसमें ना एक 50 वाला जो आपने स्टार्टिंग में फंडा समझाया था वो समझा दो, वो 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 MHCl वाला, 50 सेंटीमीटर क्यूब, देखो ये कुछ नहीं है, चलो ये बता देता हूँ, देखो 50 ml सेंटीमीटर क्यूब और ml एक ही बात है, आपके पास में HCl है,
50 ml ही आपके पास में NaOH है, लेकिन हो सकता है कि इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा और इसकी कम हो, लेकिन यहाँ इसने बताया कि दोनों की कंसंट्रेशन 0.1 मोलैरिटी की है दोनों, तो और दोनों का वॉल्यूम भी सेम है, तो 50 ml को न्यूट्रल करने के लिए 50 ml ही चाहिए। ये था फंडा, ठीक है, क्योंकि दोनों की मोलैरिटी सेम है। अगर मोलैरिटी अलग अलग है तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा कितने एमएल के लिए कितना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, मोल कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहाँ पर। समझ में आ गया? ठीक है सर, ठीक। शुरू में बराबर लिया, तो हम बराबर वाले पर ही सिंपल केस पर काम कर रहे हैं। तो हमने कहा कि 49 ml तक जब हमने डाल दिया तब भी सॉल्यूशन एसिडिक रहा, 49.8 ml डाल दिया तब सॉल्यूशन तब भी एसिडिक रहा, वो 3.7 रहा। जैसे ही हम 50 ml डालेंगे तो न्यूट्रल, पीएच आ जाएगा 7। 50 से ज्यादा डालेंगे तो पीएच कितना हो जाएगा, वो सीधा 10 हो जाएगा, 7 से सीधा 10 और 3.7 से सीधा 10, है ना। तो अगर आप 49 ml और 50.1 ml के बीच में डिफरेंस देखते हो तो कितना, 0.3 ml का डिफरेंस है, जिसकी वजह से अचानक से जो पीएच है वो 3.7 से सीधा 10 पहुंच गया। समझ में आ गया? यस सर। ठीक सर है, फिर तो और बूंद बूंद NaOH गिरते चले जाएगा, तब तो और बढ़ता चला जाएगा 14-15। देखो NaOH की जितनी लास्ट लिमिट होती है उससे तो ज्यादा नहीं बढ़ने वाला, NaOH की लास्ट लिमिट तक ही बढ़ सकता है ना। ओ मतलब उसमें 10 होती है, तो जितना गिरता जाए उससे कुछ फर्क नहीं है, मतलब 10 तक ही दिखाएगा वो। 10 NaOH कितना होता है भाई, 10 होती है, 14 तक जाता है क्या NaOH का पीएच कितना होता है? ये तो 12, लास्ट 15 हाँ 14-15। 14 सर वो तक ही तो होगा। कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा ना। हाँ कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, ऑब्वियस है। चलो ठीक है, वो जितना भी होगा वट एवर द थिंग, मतलब वो एक बार बढ़ेगा उसके बाद में ज्यादा नहीं बढ़ने वाला। आगे देखो आगे क्या करे हैं, does any indicator having pH range between 3.5 to 10 will identify the equivalence point। तो कोई भी इंडिकेटर जिसके अंदर 3.5 से लेकर 10 तक अगर इक्विवेलेंस पॉइंट को ढूंढा जा सकता है, जिसकी रेंज इसके बीच में है, यानी इस बीच में अगर कोई रंग बदलता है तो हम उसको बता सकते हैं कि इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया। तो 3.5 यहाँ पर भाई मिथाइल ऑरेंज भी बता सकता है हमें वो पॉइंट, है ना। और ऊपर वाली रेंज जो है वो हमें फिर बताएगा कौन, कि अब 10 तक, यानी कि वो बताएगा फिनोफेथलीन। समझ में आ गया? दिस मीन दैट एनी वन ऑफ फिनोफेथलीन, मिथाइल ऑरेंज और ब्रोमोथाइमोल। अब ये तीनों चीजें याद रखना, फिनोफेथलीन, मिथाइल ऑरेंज और ब्रोमोथाइमोल ब्लू, ये तीसरे वाला है, कुड बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर। समझ में आ गया? यस यस अजय बेटा बोलो। सर नेचुरल इंडिकेटर लिटमस और वो भी तो यूज कर सकते हैं टर्मरिक, उसका पॉइंट तो दिया ही नहीं इसमें। लिटमस में आप यूज कर सकते हो, आई एम एग्री विद यू, लेकिन लिटमस पेपर में आपको कलर रेंज दिखाई देती है तो वो अंदाजा सा ही लगेगा, वो एग्जैक्ट नहीं बता पाएगा, ये एग्जैक्ट बताएगा। यही मेरा अगला क्वेश्चन था, मैं अब आपसे पूछता हूँ, समझ में आया ना? तो मुझे ये बताओ 3.5 वाला बताएगा यार, 10 वाला कैसे बता देगा? उसमें तो हम ज्यादा बढ़ गए, ज्यादा हो गया वो, तो वो कैसे बता देगा? तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे लिटमस की। अरे लिटमस नहीं, एक बार आप लिटमस को छोड़ो अजय बेटा, मैं समझाता हूँ। पहले मेरा क्वेश्चन समझो, फिर मैं आपको लिटमस की कहानी बता दूंगा। मेरे क्वेश्चन के आंसर में लिटमस की कहानी है, ठीक है? हाँ भाई प्रणव बेटा, आपने बोला समझ में आ गया, तो मुझे बताइए जरा कैसे समझ में आ गया? 3.5 पे तो हमें पता लग जाएगा एंड पॉइंट है, लेकिन 10 पर एंड पॉइंट पता लगेगा, ये तो गलत हो गया यार। मैंने ऐसा इंडिकेटर चूज कर लिया जो 10 पर पॉइंट बताता है, 10 पर। सर अगर 10 पे हमारी अगर NaOH की रीडिंग 50.1 आ रही है तो ग्राफ से हमें पता चल रहा है कि एक 0.001 मतलब थोड़ा सा डिफरेंस होगा एग्जैक्ट कंसंट्रेशन में, तो यहाँ से थोड़ा लग जाएगा। हाँ तब भी अंदाजा लग जाएगा, दैट इज द पॉइंट। देखो अब क्या है, 10 pH 10 पर अगर कोई ऐसा है, फिनोफेथलीन मैंने डाल दिया और वो 10 pH पहुंचने के बाद ही मैं कहाँ डाल रहा हूँ, HCl में डाल रहा हूँ, ये वीक एसिड होता है फिनोफेथलीन। याद रहेगा सबको? मैं यहाँ पे डाल ही Yes. देता हूँ इसको, ठीक है, ताकि एक चीज आपको कंफर्म रहेगी। फिनोफेथलीन जो है वो वीक एसिड होता है, तो यहाँ पर मैं pH डाल रहा हूँ, ठीक है, इसका मतलब है फिनोफेथलीन वीक एसिड, वीक एसिड। अब सोचो जरा, यहां पर एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। यस सर। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, ऊपर से एक ड्रॉप आई NaOH की आ गई, बताओ वो किससे रिएक्शन करेगा? NaOH HCl से। मतलब फिनोफेथलीन से करेगा या HCl से करेगा? HCl से।
स्ट्रॉन्ग से करेगा, वीक तो बेचारा वो, अगर मान लो उसने वीक से कर ली, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो उसको छीन लेगा उससे। यानी जैसे ही आप एक ड्रॉप डालते हो थोड़ा आपको पिंक कलर दिखाई देता है, ठीक है, जैसे ही ड्रॉप डाली पिंक कलर नजर आया, लेकिन उसके बाद एसिड ने, स्ट्रॉन्ग एसिड ने फिनोल्फेथलीन से वापस क्या किया, NaOH को छीन लिया और फिर एसिड प्लस साल्ट, क्या बोलते हैं यार, साल्ट प्लस वाटर बना दिया। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, यानी कि सबसे पहले जब सारा का सारा एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा, 50 ml ऊपर से डल गया NaOH, दोनों हो गए न्यूट्रल। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो बचा हुआ वीक एसिड फिनोल्फेथलीन है, जैसे ही मैंने एक ड्रॉप डाली वो कलर बदल देगा। समझ में आ गया? यस सर। तो मुझे उस एक ड्रॉप का पता है कि मैं इस एक्सपेरिमेंट को 3 बार करूंगा तो एवरेजली मेरे पास ml आ जाएंगे कि एवरेजली मैंने इतना ml डाला जिससे ये न्यूट्रल हो गया। हालांकि इस केस में हम जानते हैं कि 50 ml डालना है एग्जैक्टली, तो मुझे पता लग गया कि लगभग 50 ml पर मेरा न्यूट्रल हो रहा है, तो मैं 50 ml पर रिएक्शन रोक दूंगा और एग्जैक्टली 50 ml से अगर एक ड्रॉप एक्स्ट्रा गिर भी गया तो दैट्स नॉट द बिग बार, उससे पीएच में बहुत बड़ा, हम ये नहीं कह सकते कि एक ड्रॉप भी नहीं, बल्कि वो हल्का हल्का बिल्कुल छोटी छोटी ड्रॉप्स डालता है, तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा सॉल्यूशन लगभग न्यूट्रलिटी के पास ही रहेगा। ये समझ में आ गया? यस सर। तो अब बात करते हैं हम, जो अजय बात कर रहा था कि सर हम वो क्यों नहीं इंडिकेटर, दूसरे इंडिकेटर यूज क्यों नहीं करते हैं ना, कौन सा इंडिकेटर कह रहा था वो, पीएच पेपर है ना। तो पीएच पेपर क्या दिखाता है, अभी पीएच पेपर भी रेंज दिखा देता है, लेकिन उसके कलर्स को आपस में मैच करना, 2-3 कलर बीच में मिक्स होते हैं, है ना, कई बार हल्का रंग और पेपर का रंग और उसकी जो स्ट्रिप का कलर है वो मैच करना, कंसंट्रेशन लेवल पर मैच करना, वो इतना आसान काम नहीं है। उससे आप 100% अंदाजा नहीं लगा सकते कि लगभग न्यूट्रल हो गया, मोटा मोटा अंदाजा लग सकता है उससे कि ये बेसिक है, ये एसिडिक है, ये न्यूट्रल है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट न्यूट्रल करने के बाद आप पेपर डाल रहे हो, फिर उसको चेक कर रहे हो, फिर कलर चेक कर रहे हो सकता है वो हल्का सा रंग दे जाए, हल्का सा रंग दे दिया तो इसका मतलब एग्जैक्ट से थोड़ा सा फिर से उस एक्सपेरिमेंट को दोबारा करना पड़ेगा, बहुत हेक्टिक प्रोसेस हो जाएगी। समझ में आ गया क्या कह सर रहा हूँ? डिजिटल पीएच पेपर भी तो होता है ना, हमें अरे एकदम डिजिटल एग्जैक्ट भी कर बता सकते देगा। हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, इवन आप ये वो डिजिटल पीएच मीटर से ना आप आराम से मिलाते रहिए, बिल्कुल न्यूट्रल होने पर वो न्यूट्रल पॉइंट भी बता देता है, कोई चक्कर ही नहीं है। लेकिन ये यार सही है। बैकएंड का मेथड है, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने वाला, इसको याद करना पड़ेगा। समझ गए? डिजिटल पीएच मीटर से बहुत आसानी से आप बता सकते हो, डिजिटल पीएच मीटर लगाओ, लेकिन यहाँ बिना पीएच मीटर के ह्यूमन आईज से चेक कर रहे हैं हम कि भाई यहाँ कलर बदल दिया तो इतने ml लगा न्यूट्रल करने के लिए। समझ में आई बात? ये अलग एक्सपेरिमेंट है, ये सर। ठीक है। ये वो हम यूं समझ लो आपको साइकिल से चलना सिखा रहे हैं कि भी इतना एनर्जी एक इंसान में, वो इतना कैलोरी हर रोज यूज कर सकता है और उसको इतने किलोमीटर जाना है, तो वो कितनी देर में यहाँ से दिल्ली पहुंच जाएगा, मेरे घर से दिल्ली कितनी देर में पहुंच जाएगा, ऐसा लगा लो आप। हम ऐसा कर रहे हैं, तो आप बोल रहे हो सर हमारे पास एरोप्लेन भी तो है है ना, तो अभी हम उसको यूज नहीं करने वाले सर इंडिकेटर के कंसंट्रेशन में डिपेंड करती है क्या? सॉरी, इंडिकेटर के कंसंट्रेशन में डिपेंड करेगी, मतलब अगर चेक करना हो तो। कैसे कैसे समझ नहीं आई मुझे, दोबारा बताओ ये क्वेश्चन, थोड़ा एक्सपेंड करो, क्या कहना चाहते हो? मतलब जैसे 10 मोलर वो ले लिया HCl और 20 मोलर NaOH लिया, तो जो हम इंडिकेटर डाले उसकी कंसंट्रेशन मतलब डिपेंडेड है कि इतनी डालने पे ही। इंडिकेटर वीक एसिड तो हल्का सा डाल दो, देखो ये रहा, हल्का सा वीक एसिड डाल दिया आपने, 2 ड्रॉप डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब तक HCl पूरा खत्म नहीं होता तब तक NaOH के साथ में HCl ही रिएक्शन करेगा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है और इंडिकेटर तो वीक एसिड है, और वीक एसिड जैसे ही बेस से रिएक्शन करता है वैसे ही वो कलर चेंज कर लेता है। तो फिनोल्फेथलीन ना कलर चेंज करता है जब वो न्यूट्रल होगा, ठीक है, लेकिन जब उसका सॉल्यूशन का जो पीएच है वो लगभग 9 से 11 के बीच में होता है ना, 9 से 11 मतलब सॉल्यूशन जब बेसिक होता है। क्यों बेसिक होगा भाई? स्ट्रॉन्ग एसिड जब फिनोल्फेथलीन से रिएक्शन करेगा, वीक एसिड से रिएक्शन करेगा, तो सॉल्यूशन क्या होगा बताओ? बेसिक या एसिडिक? स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से रिएक्शन करता है तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा? बेसिक। बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेस स्ट्रॉन्ग है, वीक एसिड है तो ओवरऑल सॉल्यूशन तो बेसिक ही रहेगा, और बेसिक सॉल्यूशन में ही वो अपना रंग दिखाता है। समझ गए? कुछ लोग कहते हैं ना कि वो अपना रंग दिखाते हैं जब परिस्थितियां सामने आती है ना अलग तरह की, वरना सब अच्छे नजर आते हैं, ठीक है, लेकिन जब हेक्टिक कंडीशंस, ड्रेस्टिक कंडीशंस होती हैं तो अच्छे लोग अपना असली रंग दिखाते हैं कि हम अच्छे हैं।
और बुरे लोग भी अचानक से अपना असली रंग दिखाते हैं कि मुझे तो मेरे मतलब से मतलब, मैं निकलता हूँ, बाकी सब भाड़ में जाए। ये भी वैसा ही है, जब बेसिक कंडीशंस होती हैं तब ये रंग दिखाता है फिनोल्फथालीन। बेसिक कंडीशन में वीक एसिड होता है, वैसे चुपचाप बैठा है, जब तक एसिडिक सॉल्यूशन था तब तक चुपचाप बैठा था, जैसे ही बेसिक सॉल्यूशन आया इसने अपना रंग दिखा दिया कि मैं भी हूं। क्लियर है? गिरगिट है ये तो। अमित बोल रहा है गिरगिट है। अरे पूछो मत बेटा, गिरगिट तो बेचारा वैसे ही बदनाम है ना, इंसान जल्दी रंग बदलते हैं गिरगिट से। चलिए अभी अब इसका थोड़ा और करते हैं, थोड़ा और यूज करते हैं। अगर मैंने इसकी जगह पर अब सेम कंडीशन ले रहा हूं, अब आप लोग मेरे को आंसर देने वाले हो और आंसर सही होना चाहिए यार, ठीक है? देखो जरा, मेरे पास वही सॉल्यूशन है HCl 50 ml, ठीक है? 50 ml HCl ले लिया मैंने, और जिसकी मोलैरिटी 0.1 मोलर है, और ऊपर मैंने फनल वो लगा दी, ठीक है? और इसमें से मैं NaOH डाल रहा हूं, ये रेड कलर का मैं NaOH दिखा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है? ये NaOH डाल रहा हूं, इसकी मोलैरिटी भी कितनी है, वो 0.1 मोलर ये सॉल्यूशन है, लेकिन जितना डालेंगे वो तो ड्रॉप वाइज हमें बाद में समझ में आएगा, ठीक है? और यहां मैं इंडिकेटर जो यूज कर रहा हूं ना, अब मैं मिथाइल ऑरेंज यूज कर रहा हूं, मिथाइल ऑरेंज। अब बताओ मुझे एंड पॉइंट का कैसे पता लगेगा? मिथाइल ऑरेंज क्या होता है? सर ये जब मतलब मिथाइल ऑरेंज जब HCl में बेसिक रहेगा होता है। तो वो तब तो अपने कलर में ही रहेगा, लेकिन जैसे जैसे सारा एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा वो कलरलेस हो जाएगा फिर। ये कलर लेस होगा, ये याद रखना, ठीक है? तो मिथाइल ऑरेंज जो है, तो ये अब मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है, आप ये समझ सकते हैं, हल्का रेडिश होता है ना, ऑरेंज, ऑरेंज इन कलर। ऑरेंज इन कलर मतलब टोटल सॉल्यूशन का कलर ऑरेंज कर देगा ये, ठीक है? यहां पे मैं लिख भी रहा हूं, सॉल्यूशन कलर बिकम ऑरेंज, ठीक है भाई? अब देखो जैसे ही वो NaOH से रिएक्शन करेगा, तो NaOH से ये तो रिएक्शन नहीं करने वाला, कौन करेगा? सबसे पहले तो HCl करेगा, ठीक है? तो जैसे जैसे, और ये भी एसिडिक इन नेचर होता है, यस क्लियर है? वीक एसिड होता है ये, वीक एसिड, ये भी वीक एसिड है, वीक एसिड है। तो वीक एसिड हमें पता है, जब तक स्ट्रॉन्ग एसिड खत्म नहीं होता तब तक वीक एसिड का नंबर नहीं आने वाला, है ना? सो हम बोल रहे हैं ऑक्टोपस भूल गए, क्या बात है ना? ऑक्टोपस भी परिस्थितियों के हिसाब से कलर चेंज कर लेता है, सही है। तो देखिए भाई, तो यहाँ वीक एसिड है, ये भी लास्ट में रिएक्शन करेगा, लेकिन ये पहले ये कलरफुल होता है, और ऊपर वाला जो था ना वो कलरफुल नहीं था, ठीक है? वो ट्रांसपेरेंट होता है, बाद में वो रंग बदलता है, ठीक है? लेकिन ये पहले से रंगीन है। अब जैसे ही मिथाइल ऑरेंज में NaOH डल रहा है तो पहले वो कलरलेस हो जाता है सॉल्यूशन, लेकिन जैसे आप उसको थोड़ा सा डिसॉल्व करते हो तो HCl उससे रिएक्शन कर लेगा और सॉल्यूशन वापस ऑरेंज कलर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही पूरा HCl खत्म हो गया, फिर क्या होगा? मिथाइल ऑरेंज इससे रिएक्शन करेगा, यस क्लियर है? यस सर। मिथाइल ऑरेंज इससे रिएक्शन करेगा, और मिथाइल ऑरेंज का कलर जो है वो कलरलेस हो जाएगा, और उस टाइम पर पीएच सॉल्यूशन का होगा 3.5 अप्रोक्सीमेट, है ना? यस सर। ठीक है, तो उस टाइम यानी इसका पीएच 3.5। अब मैं ये जानना चाहता हूँ इसका पीएच 3.5 क्यों होगा? क्या हम कुछ मिसिंग कर रहे हैं क्या? मिथाइल ऑरेंज कलरलेस हो जाएगा तो उसका कलर, उसका पीएच जो है वो 3.5 क्यों होगा? बेस ही तो ऊपर डलेगा, बेस तब के डलते येलो हो जाता है ना, जब अल्कलाइन के साथ होता है तो। पीएच तो हाई हो जाएगा बेस के डलते ही, इजंट इट? बताओ भाई। फिर वो मिथाइल ऑरेंज शायद बेस होता है, और जैसे ही सारा एसिड खत्म होगा तो फिर वो कलर चेंज कर लेगा। यस यही मिसिंग है, तो वो सर येलो बेसिक। चाहिए। अगर ये बेसिक है, ये बेस होता है, अगर ये बेसिक है तो कलर कैसे चेंज करेगा? फिर बेस है, ठीक है, HCl के साथ में रिएक्शन करी, कलर चेंज हो गया इसका, समझ में आ गया? क्योंकि HCl के अंदर घुला हुआ है, इसी में है, यस कलर सर। चेंज हो गया जैसे ही HCl, अब HCl को, और ये वीक बेस है, ये वीक बेस है, जैसे ही HCl को मिलता है मिथाइल ऑरेंज, वो उसके साथ रिएक्शन कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही उसको NaOH मिलता है तो HCl NaOH के साथ में चला जाता है,
ऑब्वियस अभी वो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग के साथ रिएक्शन जल्दी करता है, याद रख लेना। तो ये इसके साथ चला गया तो मिथाइल ऑरेंज जो है वो कलरलेस होना शुरू हो गया। समझ में आ गया? तो जैसे ही लगभग कलर खत्म हो जाता है, लगभग कलर खत्म हो जाता है, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन अभी न्यूट्रल नहीं है, एसिडिक है, लगभग एसिडिक है, ठीक है, और कलर लगभग चला जाता है सॉल्यूशन को, बहुत ही लाइट पिंक कलर हो जाता है जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देता। उस टाइम पर पीएच 3.5 होता है लगभग, ठीक है, और तब हमें लगता है कि न्यूट्रल पॉइंट आ गया। समझ में आ गया? यस सर। और ज्यादा बेसिक कर देंगे तो वो न्यूट्रल ही रहेगा, बिल्कुल कलरलेस हो जाएगा, लेकिन हमें हल्का सा लगभग जैसे ही पूरा पिंक कलर चला जाता, तो हमने ये टाइट्रेशन की बच्चों को करवाई। तो हम जब करवाते हैं ना बच्चों को टाइट्रेशन, और बच्चे कहते देखना सर ये पिंक दिख रहा है, क्योंकि बार बार एक एक ड्रॉप डाल के उसको घुमाना है, फिर कलर को चेक करना कि इसमें पिंक रह गया कि नहीं, धीरे धीरे वो गायब हो रहा होता है। तो हल्का सा लाइट पिंक भी रह जाए तो वो लगभग हमें खत्म करना होता है, एग्जैक्ट अमाउंट निकालने के लिए हमें ऑलरेडी पता भी होता है, तो ह्यूमन आईज उसको डिटेक्ट नहीं कर पाती बार बार देखने से। तो बच्चे एक दूसरे से पूछते हैं भाई देखियो मेरे वाला सही आ रहा है क्या? समझ गए? ठीक है, तो ये कुछ ऐसे काम करता है। क्लियर है बेटा? यस सर। हाँ भाई, बाकी स्टूडेंट को ये समझ में आ गया ये कैसे काम करता है? वो एसिडिक है, वो बेसिक है। यस सर। सर आखिरी वाले में थोड़ा सा डाउट लग रहा था, थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं आप आखिरी वाला एकदम। क्या क्या क्या? आखिरी वाला जो आपने बताया कि उसमें एसिड के साथ तो कर लेता है लेकिन वीक बेस रहता है वो। एक मिनट रुको, दोबारा से मेरे को अपना क्वेश्चन बोलो। सर जो आपने आखिरी में भी बताया नहीं मिथाइल ऑरेंज वाला, वो बता दो एक बार। जो आपने बता दिया कि वो वीक बेस जब हो जाता है तो फिर कैसे एसिड के साथ करता है। भाई इसमें मेरे को ना रुक गया, थोड़ा डाउट है। मिथाइल ऑरेंज नेट पर चेक करना एक बार, मिथाइल ऑरेंज क्या होता है? एसिडिक होता है, एसिड होता है, बेस होता है? एसिडिक होता है सर, वीक एसिड होता है। वीक एसिड होता है, श्योर है? यस सर। फिर मैं सर सर गड़बड़ अभी चेक किया। देखा था एन अवस्थी, उसमें लिखा था एमओ मिथाइल हाइड्रोक्साइड ऐसा क्या? कुछ। तो वीक ही है। सर एक बुक में देखा था मैंने, पी बहादुर, उसमें था कि मिथाइल ऑरेंज बेस होता है। चलो दोबारा से मैं ढूंढता बायजूस पे तो एसिडिक बता रहे हैं। हूँ, मिथाइल ऑरेंज एसिडिक है या बेसिक है, मैं ढूंढता हूँ यार। एसिड है सर, नेट पे भी एसिड बता रहे हैं। एसिड बता रहा हूँ, इंडिकेटर स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी। मिथाइल ऑरेंज का स्ट्रक्चर, दो बेंजीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बेसिक है यार, एसिडिक कैसे है? इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से तो बेसिक है। यस सर, डबल डिग्री वो बन गया ना अमीन। डबल नहीं मतलब अमीन ग्रुप भी तो ऐसा तो। an acidic medium has pH less than 7, higher concentration basic medium has these mediums have destructive properties play। क्या नाम दें यार इसको, एसिडिक के बेसिक? ये तो कंफ्यूज कर रहा है। मिथाइल ऑरेंज इज एसिडिक और बेसिक। सर बेसिक होता है, अगर एसिडिक होगा तो फिर कैसे सर मेरे में दिखा रहा है कि मिथाइल ऑरेंज इज अ वीक एसिड दैट ब्रेक्स डाउन इनटू ऑरेंज न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स व्हेन इट कम्स इनटू हाँ सर, कांटेक्ट बायजूस पे यही बता रहे हैं। बायजूस पे यही बता रहे हैं। चलो ठीक है, मैं इसको ना एसिड कहूंगा ना बेस कहूंगा, इसको कल मैं दोबारा ढूंढ के लाता हूँ, ठीक है? मैंने इसको पढ़ा हुआ है लेकिन यहाँ मैं एक और कंफ्यूज। सर एक फॉरेन वेबसाइट पे भी यही बता रहा है, मिथाइल रेड इज द येलो वीक एसिड व्हिच डिसोसिएट्स इन वाटर फॉर्मिंग रेड न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। अगर ये वीक एसिड है, चलो हम मान लेते हैं, अगर ये वीक एसिड है तो ये 3.5 पर कैसे वो दिखाएगा? क्योंकि सारे एसिड ने रिएक्शन कर ली, लगभग सारे एसिड ने रिएक्शन कर ली, तो ये अपना कलर डिसअपियर कर देगा। जैसे ही बेसिक होगा तो जीरो हो जाएगा, तो बेसिक से पहले थोड़ा सा लाइट कलर होता है, ऐसा कुछ। सर इसकी पीके वैल्यू भी तो है। रीजन दिया है सर। पीएच चेक करते हैं यार, रुको, मिथाइल ऑरेंज का पीएच चेक करते हैं, ये चेक करो। सर इसमें बताऊं रीजन दे रखा है। दैट्स नॉट अबाउट, ये पीएच 2 to 3.8 होता है, एसिडिक है भाई, बेसिक नहीं है, ठीक है? 2.8 to 3.8, अभी ये एसिडिक ही है डेफिनेटली, ठीक है? एसिड ही होता है, वीक एसिड नॉट वीक बेस। ये गड़बड़ हो गई है ना? सर बुक ये में तो लिखा हुआ है बेस है। कहाँ, कौन सी बुक में लिखा है? पी बहादुर, फिजिकल केमिस्ट्री। बहादुर बहादुर को बोलिए कि बहादुर साहब आपकी बात हमें समझ नहीं आई है, जैसे भी इसको बेस कैसे कह सकते हैं बहादुर जी,
है ना। कई बार मिस प्रिंट भी हो सकता है और कईयों के कॉन्सेप्ट्स भी गलत हो सकते हैं, ठीक है। बुक रिन्यू कर लो, अजय बोल रहा है। खैर कोई बात नहीं, इसको हम दोनों तरफ से, मेरा काम था थ्योरी समझाना, दोनों तरफ से थ्योरी आनी चाहिए आपको। देखो उस केस में क्या होता है, जैसे ही सारा एसिड और बेस न्यूट्रलाइज हुआ उसके बाद में NaOH आया तो ये वीक एसिड रिएक्शन करेगा और कलर बदल देगा। लेकिन इस केस में पहले से कलर है, पहले से सॉल्यूशन का कलर है, ठीक है। तो जैसे ही NaOH और HCl ने रिएक्शन की, पूरी रिएक्शन की, तो इसका कलर कलरलेस हो जाएगा। तो फिर ये पूरी रिएक्शन के बाद हम NaOH थोड़ा सा डालेंगे तो pH पहुंच गया 10 पर, लेकिन हल्का सा लाइट पिंक कलर रहेगा, हल्का सा, तब ये pH इसका 3.5 रहेगा। हल्का सा लाइट पिंक कलर रहता है सॉल्यूशन का, और तब हम उसको लगभग मान लेते हैं कि रिएक्शन हो गई, क्योंकि NaOH और डाल दिया और पूरा कलरलेस हो गया। पूरा कलरलेस होने के बाद तो हमें पता ही नहीं लगेगा। NaOH 4 बूंद 5 ड्रॉप 6 ड्रॉप कितना भी डाल दो फिर तो सत्यानाश ही होने वाला है, क्योंकि वो कलरलेस ही रहेगा। तो जैसे ही हल्का सा वो पिंक था और मैंने लास्ट ड्रॉप डाली तो लगभग डिसअपियर हो गया। तो लास्ट टाइम पर जो pH था वो 3.5 था। इस तरह से हम इसको चेक करते हैं। समझ में आ गया? यस सर। सर इसका जरा मीनिंग बता देना, मैंने आपको टेक्स्ट भेजा है एक। Under acidic condition the equilibrium is to the left and concentration of the neutral molecules too low for the red color to be observed. एसिडिक कंडीशन में लेफ्ट की तरफ रहता है वो इक्विलिब्रियम। हाँ, मिथाइल ऑरेंज का बता रहा है। मॉलिक्यूल्स की इतनी कम होती है कि रेड कलर टू बी ऑब्जर्व्ड। ऐसा नहीं है, रेड ही होता है लगभग लगभग, ठीक है। कोई बात नहीं, जैसा अब ये मेरी थ्योरी सबको समझ में आई क्या होता है ये कहानी। यस सर। दोनों में वीक एसिड है, बस ये थ्योरी याद रखना और कुछ नहीं है हमें, ठीक है। और तीनों, अब देखो यहाँ पर फिनोफेथलिन, मिथाइल ऑरेंज और ब्रोमोथाइमोल ब्लू, ये भी यही काम करता है मिथाइल ऑरेंज के जैसे, ठीक है। क्लियर है सबको? यस सर। और ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, ब्रोमोथाइमोल ब्लू। तीनों के नाम याद रखना बेटा। नेक्स्ट देखो अब जरा, अब आगे वाले आपको आसानी से समझ में आएंगे, ठीक है। इसमें ज्यादा झंझट नहीं लगेगा इसको समझने के बाद। टाइट्रेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड अगेंस्ट वीक एल्कली। बेस वीक है, एसिड स्ट्रॉन्ग है, इसकी टाइट्रेशन कर रहे हैं। यहाँ पर यही टाइट्रेशन सेम टू सेम नीचे दिखा के वही 50 ml वाला केस ले रहे हैं। 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ HCl 0.1 मोलैरिटी अमोनिया। अब अमोनिया ले रहे हैं हम, NaOH नहीं है, बस ये याद रख लेना, ठीक है। क्या हो रहा है तो इसके अंदर इन दिस केस, अब देखो HCl प्लस NH4OH, अमोनिया पानी के साथ मिलेगा तो NH4OH ही बनाएगा, है ना। तो अमोनिया को NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में दिखाते हैं तो NH4Cl बनेगा और वाटर बनेगा। NH4Cl वीक इलेक्ट्रोलाइट है, पता है सबको। यस सर। In this case, pH changes rapidly from 3.5 to 7 at the equivalence point. ये 3.5 से यहाँ से लगभग इस जगह से, ठीक है, और ये कहाँ तक जा रहा है, ये इस जगह तक 7 तक, 10 तक नहीं जाएगा, ये 7 तक। उससे पहले देखो पीछे वाले ग्राफ और इस ग्राफ में क्या फर्क है। ये कहाँ तक जा रहा है, ये देखो ये ऊपर तक जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये फिनोफेथलिन के नीचे ही यहीं पर बंद हो चुका है। ये समझ में आ गया? सर वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये है क्या, जल्दी डिसोसिएट नहीं होता वाटर? जो डिसोसिएट नहीं होगा, टूटेगा नहीं, NH4 और Cl नेगेटिव नहीं बनाएंगे सॉल्यूशन में, ठीक है। हो सकता है नीचे बैठ जाए काफी हद तक। मिथाइल ऑरेंज इस रेंज के लिए सफिशिएंट रहेगा। क्यों मिथाइल ऑरेंज किस लिए रहेगा? क्योंकि ये 3 से, ये देखो 3.5 से 7 के बीच में ही रह जाता है। हमें तो 10 तक फिनोफेथलिन दिखाई देता है। फिनोफेथलिन 9 to 11 होता है, ठीक है। और ये 7 तक ही क्या है, इक्विवेलेंस पॉइंट दिखाता है। पीएच चेंज रैपिडली, पीएच जो है वो फटाफट चेंज होता है। कब? जब कंसंट्रेशन 3.5 से 7 के बीच में अचानक से चेंज हो जाता है। 7 के बाद वो रैपिडली चेंज नहीं होता पीएच। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड एंड ब्रोमोक्रिसोल ग्रीन आर सुटेबल इंडिकेटर फॉर दिस टाइप ऑफ टाइट्रेशन। अब ये आपको याद रखने हैं नाम। इस तरह से क्वेश्चन घूम के आएगा कि इस रेंज है, इस रेंज के अंदर एसिड स्ट्रॉन्ग है, वीक एल्कली है, या बेस स्ट्रॉन्ग है, एसिड वीक है, और उनकी टाइट्रेशन करवानी है तो कौन सा एसिड यूज होगा, या फिर वो आप एंड पॉइंट पूछेगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? यस सर। फिनोफेथलिन यहाँ पर अनसुटेबल है। क्यों? क्योंकि पीएच रेंज जो है वो लाइज आउटसाइड द वर्टिकल पोर्शन ऑफ द कर्व। इसके वर्टिकल पोर्शन से बाहर है वो। तो ये जो सीधा वर्टिकल पोर्शन है इसके अंदर आना चाहिए फिनोफेथलिन,
वो 10 से ऊपर वाली रेंज होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ फिनोफेथलिन यूज नहीं होगा, लेकिन मिथाइल ऑरेंज यूज हो जाएगा। पिछले केस में फिनोफेथलिन मिथाइल ऑरेंज दोनों यूज हो सकते थे। समझ में आ गया, क्योंकि उसकी रेंज अलग थी। तो दोनों स्ट्रॉन्ग थे ना, अचानक से ये वीक है, तो वीक क्या करता है, वीक बेस शुरू में क्या करेगा भाई, हमारे पास वीक बेस है तो क्या नीचे आने वाला है, HCl ही नीचे आएगा, यस है सर। ना। तो नीचे तो HCl ही है। अब ये सीन याद रखना बस कि HCl नीचे ही है, ठीक है, और वो है 0.1 मोलैरिटी का 50 ml सॉल्यूशन है। और यहां हमने ब्यूरेट के अंदर क्या फिल कर रखा है, ठीक है, ये ब्यूरेट होती है, ब्यूरेट के अंदर हमने फिल किया हुआ है अमोनिया, अमोनिया Yes, फिल sir. कर रखा है। मोलैरिटी इसकी भी 0.1 मोलर है, ठीक है, मोलैरिटी सेम है तो उतना ही लगेगा, 50 ml पूरा लगेगा। अब जैसे ही आप ब्यूरेट से अमोनिया डालते हो तो अमोनिया इससे रिएक्शन कर लेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने मिथाइल ऑरेंज भी मिला रखा है, वो भी वीक एसिड है, मिथाइल ऑरेंज भी वीक एसिड है, और ये भी अमोनिया से रिएक्शन कर सकता हो, लेकिन उससे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्शन करेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे न्यूट्रलाइज हो जाता है, उसके बाद मिथाइल ऑरेंज की बारी आती है। तो न्यूट्रल पॉइंट 7 पर न्यूट्रल पॉइंट आ गया। तो न्यूट्रल पॉइंट पर हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक के एसिडिक, बेसिक न्यूट्रल, क्योंकि जो साल्ट बनेगा वो एसिडिक, सॉरी एसिडिक होना चाहिए ना, तो साल्ट बनेगा वो एसिडिक इन नेचर होता है। समझ में आ गया। यस सर। तो और ज्यादा अमोनिया आपको डालना पड़ेगा बेसिक बनाने के लिए, सॉल्यूशन को 7 या 7 से ऊपर ले जाने के लिए अमोनिया ज्यादा डालना पड़ेगा। अगर आप ज्यादा डाल रहे हो अमोनिया, फिर वो बेसिक होता जाएगा, लेकिन न्यूट्रल पॉइंट से तो बहुत ऊपर बढ़ गए हम। अमोनिया आपने ज्यादा मिला दिया तो सॉल्यूशन बेसिक होगा, क्योंकि उसका तो साल्ट भी एसिडिक बनेगा। तो बहुत सारा अमोनिया मिलाने के बाद वो बेसिक होगा और उसका पीएच 10 तक पहुंचेगा या 7 से ऊपर पहुंचेगा। इसका मतलब फिनोफैथलीन तो हमारा वो नहीं देता ना, एंड पॉइंट नहीं दे रहा है। फिर एंड पॉइंट कौन देने वाला है, एंड पॉइंट तो मिथाइल ऑरेंज ही देगा कि 3.5 पर। जैसे वो 3.5 पर था, मिथाइल ऑरेंज उसको बता देगा। जैसे रिएक्शन खत्म होती है, हमारा सॉल्यूशन अभी भी एसिडिक होगा, लेकिन मिथाइल ऑरेंज का कलर जरूर चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया। सर न्यूट्रल पॉइंट के बाद तो बेस होगा ना। न्यूट्रल पॉइंट के बाद वो बेस बनना शुरू हो जाएगा, और ज्यादा डालेंगे जब बेस बनेगा। तो यानी मिथाइल ऑरेंज उससे पहले न्यूट्रल पॉइंट पर मिथाइल ऑरेंज अपना कलर डिसअपियर कर देगा, डेफिनेटली मिथाइल ऑरेंज अपना कलर डिसअपियर कर देगा। वो 3.5 पर ही कलर डिसअपियर कर देगा, बट सॉल्यूशन उस टाइम भी एसिडिक ही होगा, बेसिक नहीं हो सकता। समझ में आ गया सबको। सर ये Yes, वाला sir. लाइन एक्सप्लेन कर दो आप। मतलब बेसिक तो हो जाएगा लेकिन एसिडिक फिर कैसे। बेसिक हो जाएगा लेकिन एसिडिक कैसे, अरे देखो, मान लो कि आपने यहाँ आप और मिलाते जा रहे हो, सपोज दैट ये अमोनिया आप और ज्यादा मिलाते जा रहे हो, इसके अंदर अमोनिया और ज्यादा आ गया, ठीक है। तो जब ये न्यूट्रल हो गया, अब इसको ऐसे लगा लो कि ऊपर वाली रिएक्शन ये चेक करो, NH4Cl बन गया। NH4Cl क्या होता है, ये अगर ये टूटता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है लेकिन ये टूटेगा NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटेगा। NH4 पॉजिटिव जो है क्या होता है, एसिडिक इन नेचर। Cl नेगेटिव क्या होता है, ये तो बेसिक नहीं होता ना। तो Cl नेगेटिव क्या होगा, ये तो स्पेक्टेटर आयन की तरह घूम लेगा, कोई बात नहीं। लेकिन NH4 पॉजिटिव जो है वो एसिडिक इन नेचर है। तो सॉल्यूशन न्यूट्रल होने के बाद भी, सारा HCl यूज होने के बाद भी लाइटली एसिडिक रहेगा, और लाइटली एसिडिक में मिथाइल ऑरेंज अपना कलर डिसअपियर कर देगा। समझ में आ गया। मतलब वो NH4 की वजह से एसिडिक स्लाइटली हो जाएगा, राइट। हाँ, यूं कह सकते हैं, वो एसिडिक लाइटली रहेगा। तो और ज्यादा अमोनिया डालोगे तो ये बनना ही बंद हो जाएगा। जब और ज्यादा अमोनिया हम डालने वाले हैं ना इसमें, ठीक है, तब ये बनना बंद हो जाएगा। कैसे, अब ये देखो, जो और ज्यादा अमोनिया डाल दिया तो लास्ट में क्या बनेगा, NH4OH, मतलब ये NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो ये OH नेगेटिव और NH4 पॉजिटिव ये क्या करेंगे, ये इसको न्यूट्रलिटी प्रोवाइड कर देंगे NH4 पॉजिटिव को, ये इसके साथ जुड़ना शुरू हो जाएगा। तब जाके वो न्यूट्रल होगा। जब उससे भी और ज्यादा डालेंगे तो अमोनिया अपनी एग्जैक्ट फॉर्म में आएगा, तब वो बेसिक होना शुरू हो जाएगा, तब वो 7 से ऊपर पहुंचेगा। समझ में आया। यस सर। ठीक है, तो ये कहानी कुछ ऐसे चलेगी। इसको अब ध्यान से याद रखना, ग्राफ को भी ध्यान से याद रखना, ग्राफ भी ध्यान से याद रखना, कौन सा पॉइंट कहाँ पर है। ये सिर्फ आपको ग्राफ समझ के ही सारी कहानी समझ में आनी चाहिए। अब देखो, दोनों अगर सॉरी उल्टा हो गया, वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है। अब एसिड वीक है, एसिड हम नीचे ले रहे थे, बेस स्ट्रॉन्ग है, ऊपर तो NaOH मिलाने वाले हैं। पीएच चेंजेस ड्यूरिंग, तो पीएच कब चेंज होगा, यहाँ पर 50 सेंटीमीटर ml जो है हमारे पास 0.1 कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, और 0.1 मोलैरिटी का ही NaOH है, ठीक है। तो रिएक्शन दिखा रखी है कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस NaOH की, ठीक है। अब ये क्या बनाएगा, साल्ट प्लस वाटर बनेगा। अब इस केस में उल्टा होने वाला है,
यहाँ पर भी ये डायग्राम याद रखना। अब हमारे पास क्या है, एसिड नीचे ही रहेगा, याद रख लेना। ये है CH3COOH, एसिड है, ठीक है। कितना ml एसिड है, 50 ml इसने दे रखा है, और इसकी वो कितनी है, 0.1 0.1 मोलैरिटी का सॉल्यूशन है ये। 50 ml हमने ले लिया। इसके अंदर हम ब्यूरेट के थ्रू क्या मिलाने वाले हैं, बेस मिलाने वाले हैं। तो इस ब्यूरेट में से यहाँ पर हमारे पास बेस होगा, है ना, ये NaOH होगा। NaOH, इसकी मोलैरिटी भी 0.1 है, यानी कि बराबर मिलाना पड़ेगा हमें, लेकिन अमाउंट हमारा बराबर मिलेगा। बट यहाँ अब क्या होने वाला है, NaOH स्ट्रॉन्ग है, एसिड वीक है, तो साल्ट कैसा बनेगा, बेसिक साल्ट बनेगा, पता है सबको? यस सर। है ना, तो ये साल्ट बनने वाला बेसिक, यानी ये बेस वाला साल्ट है। अब इस साल्ट के अंदर क्या होने वाला है, अगर बेस वाला साल्ट है तो भाई वो एसिडिक रेंज में तो नहीं देगा ना इंडिकेट, वो बेसिक रेंज में ही देने वाला है। तो यहां से सीधा पता लग गया फिनोल्फेथलीन यूज होने वाला, मिथाइल ऑरेंज यूज नहीं होगा। और ये ग्राफ ऐसा बनेगा, 7 से ऊपर जाके बेसिक मीडियम में, 7 से ऊपर जाकर तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, और ये स्ट्रेट लाइन की रेंज यहाँ से यहाँ के बीच में है। लास्ट वाले ग्राफ में स्ट्रेट लाइन की रेंज देखो यहाँ से यहाँ के बीच में थी, यानी मिथाइल ऑरेंज इस रेंज में आ रहा था, समझ में आ रहा है? उससे लास्ट वाले ग्राफ में देखो यहाँ से यहाँ के बीच में रेंज है, जो स्ट्रेट लाइन वाली रेंज है। इसका मतलब वो मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फेथलीन दोनों को ले रहा था। क्लियर है सबको? यस सर। तो इस रेंज को आपको याद रखना, इस रेंज को, कि इस रेंज में क्या हो, वो रेंज फिनोल्फेथलीन में जा रही है। तो सीधा ग्राफ याद करके भी अब ये पूरी थ्योरी आप याद कर सकते हो। फिर भी हम इसको थोड़ा रीड करेंगे। देखो यहाँ रेंज क्या हो रही है, वर्टिकल पोर्शन ऑफ टाइट्रेशन कर्व लाई बिटवीन पीएच रेंज 7 से 10.6 आ रही है। तो फिनोल्फेथलीन इज सुटेबल इंडिकेटर, फिनोल्फेथलीन सुटेबल है फॉर दिस टाइट्रेशन। मिथाइल ऑरेंज नॉट सुटेबल फॉर दिस टाइट्रेशन बिकॉज पीएच रेंज लाइज ऑन दिस फ्लैट पोर्शन ऑफ द कर्व। बस इतना ही है इस ग्राफ में, तो सीधा समझ में आ गया होगा। यस सर। क्लियर है ना? ग्राफ याद कर लेना। इन ग्राफ्स को दिखा के वो पूछते हैं कि बताओ एंड पॉइंट क्या है, बताओ एसिड कौन सा, बताओ इंडिकेटर कौन सा यूज करेंगे, बताओ एसिड वीक है या बेस वीक है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। समझ में आया? तो शक्ल देख के पता लग जाएगा ना कि कौन सा है। एक डाउट ये था सर, इसमें याद- डाउट ये आ रहा था सर, हाँ पीछे बोलो। करना। पीछे करूं, एक मिनट, ये लो। और जैसे पिछले वाले में वो जो अमोनिया था वो टूट रहा था, तो सर इसके अंदर अगर टूटेगा या नहीं टूटेगा वाला प्रोसेस होगा? क्या टूटेगा? वो जो आप NH4Cl टूट रहा था और NH4 एसिडिक था, तो इसमें भी वो टूटेगा बेटा, ये स्लाइटली क्या होगा, देखो इसके अंदर भी ये टूटेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, Na पॉजिटिव आयन फिर से इसके साथ जुड़ जाएगा, ये टूटेगा जरूर, नो डाउट टू इट कि ये भी टूटेगा। लेकिन यहाँ बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप इसको कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हो? वहां पर एसिड स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, तो एसिडिक पार्ट टूट रहा है यहाँ पर। अब देखो CH3COO नेगेटिव ये टूट गया और Na पॉजिटिव ये टूट गया। इन दोनों में एसिडिक पार्ट तो कोई भी नहीं, एसिडिक पार्ट तो H पॉजिटिव आयन था। क्लियर है? H पॉजिटिव आयन तो इसमें है ही नहीं, तो यानी कि सॉल्यूशन क्या होगा, अगर ये टूट भी रहा है तो वो बेसिक होगा ना, तभी तो वो बेसिक फिनोल्फेथलीन उस चीज में तो दिखाएगा। सही है, समझ ठीक गया। है, ठीक है। तो सीधा याद जरूर रखिएगा इन ग्राफ्स को कि कौन कैसे काम कर रहा है। अगर कंफ्यूजन हो ना तो सीधा इसको देखकर समझना आसान होता है। अगर कंफ्यूजन, अगर आपको सीधा याद नहीं, आप लॉजिक से याद रख रहे हो तो लॉजिक शायद कंफ्यूज कर सकता है, कहीं पे भी कंफ्यूज कर सकता है लॉजिक, ध्यान रख लेना। लेकिन ग्राफ याद है तो फिर वो कंफ्यूज नहीं होने वाले। लास्ट देखो, दोनों वीक हो। अब दोनों वीक में क्या होने वाला है भाई, मिथाइल ऑरेंज में भी ये थोड़ा सा दिखाएगा और फिनोल्फेथलीन में भी थोड़ा सा दिखाएगा, बट स्ट्रेट लाइन कहीं नहीं दिखा रहा है। इसकी कहानी कैसे है? नो इंडिकेटर इज सुटेबल फॉर दिस टाइप ऑफ टाइट्रेशन, कोई इंडिकेटर सुटेबल है ही नहीं। तो देखो द ग्राफ बी रिप्रेजेंट द टाइट्रेशन कर्व ऑब्टेन बाय 50 सेंटीमीटर क्यूब, वही ml कार्बोक्सिलिक एसिड है और वीक बेस लेना। अब बेस भी वीक है, 0.1 मोलैरिटी अमोनिया। रिएक्शन इज दिस वन, ये रिएक्शन भी याद रखनी है आपको। और ग्राफ याद रखिए, दोनों में स्ट्रेट लाइन कहीं नहीं बन रही है, तो कोई एंड पॉइंट है ही नहीं। नो शार्प इंक्रीज इन पीएच एट द इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट पर जब दोनों के दोनों बराबर हो जाते हैं तो कोई भी शार्प इंक्रीज नहीं है। इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कम है, इसका भी कम है, इस साल्ट का भी कम है, और ये इधर उधर दोनों तरफ भटकता रहता है, यूं समझ लो, ठीक है। तो इस वजह से कोई शार्प इंक्रीज नहीं आता। तो ये लास्ट आपका ग्राफ था, समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है, अब इसके बेस पर एक क्वेश्चन करते हैं। तो चारों ग्राफ याद रखिए, सीधी सी बात है। 3 ग्राफ में तो स्ट्रेट लाइन है,
एक में फिनोफेथलिन है, एक में मिथाइल ऑरेंज है, और एक में दोनों ही है। दोनों स्ट्रॉन्ग है तो दोनों, याद रखने का तरीका देखो अब आसान है, दोनों स्ट्रॉन्ग है तो दोनों। अगर यहाँ पर क्या है, एसिड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो नीचे एसिडिक वाले पार्ट में यानी मिथाइल ऑरेंज में दिखाएगा, और अगर बेस स्ट्रॉन्ग है बेस वाले पार्ट में स्ट्रेट लाइन दिखाएगा। अगर दोनों वीक हैं किसी में नहीं दिखाएगा। है आसान याद करना तो, यस सर। है ना, याद करना इजी है, लेकिन इसको समझना और इसके पॉइंट्स को समझना थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है कई बार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इंडिकेटर्स की कुछ रेंज दे रखी है, ये टेबल भी आपको काफी हद तक याद होनी चाहिए। दो चीजें तो हम काफी हद तक बात कर चुके हैं ना। देखो एक तो मिथाइल ऑरेंज की रेंज 3 से लगभग 5 के बीच में होती है, लेकिन एग्जैक्ट याद रख सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, पिंक या येलो कलर होता है, इसका कलर चेंज होता है पिंक से येलो के बीच में। दूसरा फिनोफेथलिन 8.3 से 10.5, लगभग 9 से 11 के बीच में, मैं जनरली बोलता हूँ इसको 10 के आसपास याद कर सकते हैं ना, ये आ गई। ठीक है, उसके बाद कलरलेस टू पिंक, ये पिंक हो जाता है, ये पिंक से कलरलेस होता है, उल्टा होता है इसमें। ठीक है, याद रहेगा। बाकी सभी जो है वो कलर से कलरलेस होते हैं, और ये कलरलेस से कलर्ड बनेगा। फिनोफेथलिन होता है अकेला जो कलरलेस सॉल्यूशन को लास्ट में कलर बना देता है, बाकी सभी में उल्टा होता है, सभी अपना रंग देते हैं सॉल्यूशन को और बाद में गायब हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है सर ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जरा। सर एक चीज पूछ, हाँ बोलो बेटा। मिथाइल ऑरेंज का पीके देखो यहाँ दे रखा अभी 3.7, ये एसिडिक ही होता है। ठीक है, एसिडिक होता है, नहीं ये तो तो पीके फिर की पीके तो हो गया, तो फिर ज्यादा होना चाहिए ना ये तो। न्यूट्रल कलर पीएच। ये देखो इसका फिनोफेथलिन का पीके दे रखा 9.6, इसका 3.7, 5.1, 7, 7.8। और ये कौन कौन से, मिथाइल रेड, लिटमस एंड फिनोल रेड, तीन और है, मिथाइल रेड, लिटमस एंड फिनोल रेड। इनको एक बार जस्ट रीड कर लेना, 4.5 से 6.5 है, 5.5 से 7.5 है, 6.5 से 8.5 है, लगभग ऐसे करके याद कर सकते हैं। अब देखो मिथाइल रेड मतलब रेड या येलो, लिटमस रेड से ब्लू हो जाता है, ये पता है सबको, है ना। फिनोल रेड येलो टू रेड, ये उल्टा होता है। क्लियर है सर वीक बेस और वीक एसिड वाले में फिनॉल रेडी यूज नहीं कर सकते? वीक बेस और वीक एसिड में फिनोल, देखो क्या होता है वो यूज कर लोगे एक बार। चलो आप फिनोल यूज कर रहे हो, ठीक है, मान लिया उसका कलर है, तो आपको लगता है वो कलरलेस कर देगा? उसमें क्या बनेगा, वीक एसिड और वीक एसिड के अंदर क्या बनेगा, दोनों वीक है, जो साल्ट बनाएंगे वो सेपरेटली सोल्यूबल बनेगा, वो खुद भी सेपरेटली सोल्यूबल है। यस सर। सारों का मिक्सचर है, एक तरह से आपने ना मिक्सचर ग्राइंडर के अंदर सारा खाना पका लिया, तो उसमें सब तरह का टेस्ट होगा, तो वो किसी भी तरह से एक पर्टिकुलर कलर को नहीं दिखाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन या तो एसिडिक होना चाहिए या बेसिक होना चाहिए, उसमें दोनों तरह का, इस एक तरह से वो बफर टाइप का सॉल्यूशन बन जाएगा। समझ रहे हो, बफर तो नहीं बनेगा, हमें पता है बफर एक अलग तरह की चीज है, लेकिन यहाँ कहने की भावनाएं समझना कि देखो यहाँ पर भी मिथाइल ऑरेंज के केस में भी उसने एग्जैक्ट ट्रू इंडिकेटर तो नहीं दिया। ठीक है, फिनोफेथलिन में भी ट्रू इंडिकेटर नहीं दिया कि वो न्यूट्रल हो गया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि जैसे देखो ये न्यूट्रल हो गया, सपोज दैट इन दोनों का अमाउंट बराबर हो गया, बराबर हो गया, अब आप ये डाल रहे हो थोड़ा सा, इसको ऐसे समझ लो, नीचे एसिड था CH3COOH था, ऊपर से आपने ब्यूरेट के अंदर क्या डाल दिया, ब्यूरेट में आपने NH4OH डाल दिया। अब ये पूरा न्यूट्रल हो गया, एक लेवल आया जब न्यूट्रल हो गया, उसके बाद एक ड्रॉप आई, एक ड्रॉप आएगी NH4OH की। अब बताओ क्या एक ड्रॉप इसको बेसिक बना देगी? इट इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस तो नहीं है, तो क्या उसे बेसिक बना देगी? वो पीएच को चेंज कर देगी अचानक से? मतलब बेसिक पूरा सॉल्यूशन बेसिक नहीं कर सकती ना, क्योंकि पहले एसिड ही वीक है, वो वीक एसिड जो थोड़ा बहुत नहीं टूटा था, हो सकता है वो टूट रहा हो, उधर से वो इक्विलिब्रियम बना रहा है, इधर से ये इक्विलिब्रियम बना रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? तो उस इक्विलिब्रियम की वजह से वो शार्प पीक कहीं देगा ही। क्लियर है? यस सर। है ना, इस वजह से कुछ नहीं बनने वाला, इसका कुछ नहीं बनेगा भाई, यही प्रॉब्लम है। कुछ चीजें होती है ना वो बॉर्डर लाइन पर, वो कभी चेंज नहीं होती है, तो ये रेंज भी याद कर लेना। अब एक क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, फिर इसके बाद में जनरल करेंगे कुछ, है ना, आसान चीज करेंगे, नो वरी। सर एक चीज मुझे भी क्यूरियोसिटी हो रही थी पूछने की। हाँ बोलो बेटा। सर जैसे हमने तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक तरीके से पूरा पढ़ लिया एसिड और बेस का, तो सर एक चीज मतलब ना मैंने बचपन से पढ़ा है कि एसिड और बेस ना दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं ईच अदर, लेकिन हम यहाँ पे ये भी पढ़ रहे हैं कि एसिड बेस को कर देगा न्यूट्रलाइज, ये कैसे? हाँ तो एसिड बेस दोनों एक दूसरे को कर रहे हैं, एसिड भी तो न्यूट्रलाइज हो रहा है।
मतलब इसमें ऐसा तो नहीं है कोई एसिड जो है बेस को कर दे रहा है और कभी बेस एसिड को कर दे रहा है, ऐसा तो नहीं है ना, दोनों एक दूसरे को कर नहीं रहे नहीं, दोनों एक दूसरे को कर रहे हैं, लेकिन वो कहने में आता है ना, जो नीचे पड़ा है तो हम उसका नाम लेंगे कि भी ऊपर से एसिड आया तो इसने इसको न्यूट्रल कर दिया, बाकी का बचा हुआ बेस बच गया या बचा हुआ एसिड बच गया, है ना। जो कम अमाउंट में है और जो ज्यादा अमाउंट में है, अब मैं क्या कहूंगा, कम अमाउंट में जो मैंने डाला, ऊपर से मैं बेस डाल रहा हूँ, तो मैं कहूंगा बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा डाला तो थोड़ा सा नीचे वाला सॉल्यूशन मेरा थोड़ा सा न्यूट्रल हो गया, आधा सॉल्यूशन न्यूट्रल हो गया, 90% न्यूट्रल हो गया। मैं यही बोलूंगा नीचे वाला एसिड 90% न्यूट्रल होगा। किसने किया न्यूट्रल? क्योंकि बेस मैंने 90% डाल दिया उसमें, उसके बराबर का। 100% डालूंगा तो 100% न्यूट्रल हो जाएगा। तो बेस ऊपर से डाला जा रहा है, इसलिए ये कहने में आता है, एक्चुअल में तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर रहे हैं। ये सही है। और सर जो इसमें जो रिएक्शंस होती हैं, जैसे इसमें सॉल्ट फॉर्मेशन होता है, ये तो बस उससे होता है ना, एसिड और बेस के जो होते हैं मॉलिक्यूल्स उसके एक्सचेंज से। हाँ, एसिड और बेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वही रिएक्शन, वही वो बहुत फास्ट रिएक्शन होती है। देखो अब रिएक्शन क्या होती है, चलो उसका थोड़ा बता देता हूँ। जैसे हम HCl की बात करते हैं, तो HCl कभी भी HCl फॉर्म में नहीं होता, वो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में होता है। NaOH की बात करते हैं, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव की फॉर्म में होता है। 100% डिसोसिएशन होता है इनका। ये ऐसे सॉल्यूशन में घूम रहे हैं, मान लो ये आपके पास एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन ये है, इस सॉल्यूशन में ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के आयन घूम रहे हैं, इस सॉल्यूशन में NaOH और Na और OH के आयन घूम रहे हैं। जैसे ही मैं उन दोनों को मिक्स करता हूं तो मेरे पास, हम कहते हैं, NaCl बनता है। वो NaCl भी तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के आयंस में घूम रहा होता है। यस यस सर। यस सर। प्लस में ये जो H था और ये जो OH था, जो वाटर बना solution लेते हैं। घूम रहे थे, ये दोनों वाटर बना देते हैं। अब मुझे इन दोनों से कोई खतरा नहीं है, और खतरा हाँ। मुझे पहले भी इन्हीं दोनों से था। यही दोनों हैं जो मतलब मुझे मेरे हाथ को जला देते हैं। बेस से भी हाथ जल जाता है, पता है, स्ट्रॉन्ग Yes, बेस sir. हाथ गिरेगा वो भी जल जाता है, एसिड से भी जल जाता है। तो ये दोनों थे H और OH जो मेरे हाथ को जला रहे थे, ये दोनों ने क्या बना दिया, पानी बना दिया। और अभी भी Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव तो अब भी सॉल्यूशन में घूम रहे हैं, नमकीन पानी में आसानी से पी सकता हूँ, है ना। तो ये Yes, sir. क्या बेटा, जो मतलब स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसको जब न्यूट्रलाइज करते हैं तो जो मतलब सॉल्ट वाटर निकलता है उसको पी सकते हैं। बिल्कुल पी सकते हो यार, बस याद रखना कुछ और उसमें मिक्स ना हो। सर लेकिन इम्प्योर क्यों पीना, घर में तो नमक है ही, घर आके पी लो। हाँ, वो एक अलग बात है, लेकिन आप उसे लैब में, मैं किसी को सलाह नहीं दूंगा कि ऐसा कीजिए, क्योंकि एसिड जो HCl बनाते हैं वो भी 90% 10% उनकी इम्प्योरिटी लेवल होता है, उसमें कुछ और मिक्स हो सकता है, NaOH में कुछ और मिक्स हो सकता है। और दूसरी बात, न्यूट्रल पॉइंट जब तक 100% आप डैम श्योर नहीं है, आप फिनोफेथलिन मिला के न्यूट्रल पॉइंट चेक करेंगे। फिनोफेथलिन पॉइजनस होता है हमारे लिए, कार्सिनोजेनिक भी है वो थोड़ा बहुत, अगर आप उसे ज्यादा इनहेल करते हैं, अंदर खा जाते हैं तो फिनोफैथलिन तो आपके लिए खतरनाक हो गया, उससे तो नहीं कर सकता। हाँ, इलेक्ट्रिक कोई इलेक्ट्रिक पीएच हो, है ना, इलेक्ट्रॉनिक पीएच मीटर हो, तो इलेक्ट्रॉनिक पीएच मीटर चेक कर सकता है, वो चेक कर सकता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक पीएच मीटर से श्योर है, NaOH भी आपका बिल्कुल प्योर था, HCl भी प्योर था, दोनों को मिक्स किया, pH 7 आ गया, पानी प्लस NaCl है, pH 7 आ गया, फिर आप उसे पी सकते हैं, आंखें मीच के पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट केमिस्ट्री लैब में प्योर चीजें नहीं मिलती हैं, बहुत खतरनाक चीजें होती हैं। तो किसी को दिखाने के चक्कर में ये मत सोचना कि हमें केमिस्ट्री ज्यादा आती है और मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है कि NaCl वाला पानी बना है। हो सकता है वो जिसमें आपने डाला उसमें पहले से कुछ और भी चीज मिक्स हो। बहुत साफ बर्तन लेने होते हैं जब हम फूड ग्रेड की चीजें बनाते हैं ना। तो देखो, एक होती है MSc केमिस्ट्री करना, जैसा कि मैंने कर रखा है, ठीक है, एक होता है फूड साइंस से MSc करना। फूड साइंस के अंदर भी यही चीजें, केमिस्ट्री ही सिखाई जाती है, लेकिन उनकी केमिस्ट्री अलग लेवल की होती है। क्यों? उनको खाने के लिए यूज करना भाई, तो वो अलग तरीके से चीजों को मैनेज करते हैं। हम लोग तो केमिकल के साथ में खेलते हैं, तो हम केमिकल को कभी खाने की सलाह नहीं देते, उनको खाने से जोड़ते ही नहीं है। देयर मे बी समथिंग मिसिंग जो हम कर दें और गड़बड़ हो जाए। तो ये सर एक सोम जो है वो एक्वारीजिया बनाता रहता था स्कूल में, फिर किसी का सोना वोना लेके आए आप सोना डिजोल्व करके एक्वारिज्म में कि लो मैं तेरे सोने के गहने साफ कर देता हूँ, चमक जाएंगे, मैले हुए पड़े हैं ना। सर एक बार टॉलरेंस रिएजेंट रखा था तो एल्डिहाइड का टेस्ट किया, तब मैंने मैम से बोला मैं टेस्ट ट्यूब ले जाऊं घर पे। क्या? सर टॉलरेंस रिएजेंट में नीचे सिल्वर होता है ना, मैं मैम से कह रहा हूँ टेस्ट ट्यूब ले जाऊं घर पे ये वाली। तो क्या दिक्कत है, उसको खिंडा के टेस्ट ट्यूब क्यों लेके जानी यार? उसको ऊपर से निथार लो, नीचे वाला निकाल के पेपर में रैप करके निकलो, क्या दिक्कत है? वेस्टेज है वो सर, तो चांदी तो बिकेगा भी नहीं सर, मतलब चांदी थोड़ी ज्यादा अमाउंट में हो तब तो।
हाँ ये बात तो है, बस तो वो उसको बी बता का भर के टॉलरेंस टेस्ट करना था, बिल्कुल। मैं तो कह रहा हूँ, मैं बच्चों को सलाह देता होता हूँ, मैं कहा स्कूल में या घर जितना की चलाएंगे चायदानी लेके जानी थी उसको। सारा यूज कर लो। AgNO3 पता है 25,000 रुपए की इतनी सी शीशी आती है 100 ग्राम की। 25,000, 25,000 100 ग्राम चांदी, 100 ग्राम 25,000 नहीं है, 85,000 रुपीज पर केजी है वो। तो 25,000 में तो मुझे लग रहा है 25 चौका 250 ग्राम आ जाएगी, और वो 100 ग्राम। उसमें से निकलेगा कितना, वो उससे भी कम निकलेगा एजी। तो मतलब वो एक्सपेंसिव पड़ते हैं, जरूरत से ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ते हैं, पर हमें क्या फर्क पड़ता है ना, हम तो उसको खिंडा के खराब करके और ले जाएंगे, चाहे हमें 50 ग्राम मिले घर पे। फिर तो सर फिर तो सिल्वर को सारा का सारा सिल्वर हमें जो मिले उसे मेरी बात सुनो, जो लैब असिस्टेंट होते हैं ना, उनको भी पता है ये बहुत एक्सपेंसिव केमिकल है। वो ना तोल तोल के देते हैं, तोला 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 भी नहीं देंगे, 1 ग्राम आधा ग्राम ऐसे तोल के देते हैं वो। नहीं सर, सर हमारे केस में ना हमारा लैब असिस्टेंट ज्यादा से पढ़ा रहता लिखा नहीं। है ये लेक्चर यूट्यूब पे रिकॉर्ड हो रहा है, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो आप लोगों के स्कूल वाले आप पर केस ठोकेंगे सबसे पहले कि यही लेके गया होगा। अब मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं इसके लिए है ना। हम एक तो राइटिंग में दे रहा है, गायब करना पड़ेगा इसे कुछ नहीं बटने वाला यार, क्या आप लोग 1,000-2,000 रुपए के चक्कर में सब खराब कर दोगे, है ना, कोई फायदा नहीं सर है। हमारे स्कूल में एक बच्चे ने टेस्ट चला ली, कह रहा कि ना घर पे ले जाके चाय पीऊंगा, मम्मी बराबर नहीं देती दिमाग मेरे से को। बदल, कांच के बर्तन आते हैं ना अच्छे अच्छे, वो टेस्ट ट्यूब लेके जा रहा है, वाह क्या बात है। पता नहीं कैसे कैसे होते हैं लोग, है ना, अजीब तरह के लोग। खैर तो हम छोड़ो। एजी में टॉलविन में नहीं बदल सकते हैं? किसको? जैसे जो आपने बोला था कि टॉलविन रिएजेंट था AgNH3 2 है ना, वो एजीएनएस 25 का था। 3 का AgNO3 की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल केमिकल है वो AgNO3। तो वो हम बनाते होंगे उसे तो हम लोग जो एजी है मतलब सिल्वर है उससे उसमें बदल के प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं? किसकी, सिल्वर की प्रोडक्शन? नहीं, वो केमिकल की। कर सकते हैं, उसी से करते हैं, लेकिन उस प्रोसेस में एनर्जी भी तो लगती है, उसकी प्योरिटी टेस्ट भी तो होते हैं, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, NO3 को उसके साथ जोड़ना आसान नहीं है। तो हम फिर जो रिएक्शनें करवाते हैं उसमें हमारा कॉस्ट प्रोडक्शन बढ़ जाता है। प्योर चांदी को निकालना आसान है, लेकिन उसकी रिएक्शनें करवा के उसको एक सॉल्यूशन में बदलना और फिर एक कंपाउंड में बदलना थोड़ा सा कॉस्टली है, सीधी सी बात है, समझ गए। यस। व्हाइट गोल्ड सुना आप लोगों ने? यस सर, सुना हाँ है। सर, ठीक है। नहीं अब सर, व्हाइट मैंने नहीं सुना गोल्ड सर ना, आज तक। आपने ही बताया था। व्हाइट गोल्ड गोल्ड से महंगा होता है, उसके अंदर कॉपर डालते हैं, कुछ और सिल्वर भी डालते हैं। कॉपर सस्ता है, चांदी सस्ती है, गोल्ड में मिला रहे हैं। टोटल जितना मास बनेगा वो गोल्ड, उतने रेट का गोल्ड आपको, गोल्ड सस्ता और उतने उतने मास का वो व्हाइट गोल्ड महंगा हो गया। अब वो पूछने वाला हो भाई तूने तो चीप लेवल की चीजें मिक्स करी हैं तो महंगा कैसे हो गया? क्योंकि उसका प्रोडक्शन कॉस्ट महंगा हो गया। प्योर गोल्ड तो उतना ही रेट आएगा। अब उसको गोल्ड को, प्योर गोल्ड को मिक्स कर रहे हैं, इम्प्योर बना रहे हैं, भले ही चीप लेवल की चीजें डाल रहे हैं, लेकिन एनर्जी तो यूज कर रहे हैं। एनर्जी यूज करेंगे, मत्था मारेंगे, है ना, लेबर कॉस्ट बढ़ेगी, समझ रहे हो, और लेबर कॉस्ट बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है भाई, फिर वो कॉस्ट तो बढ़ेगी। क्लियर है, समझ में आ गया? यस सर। तो कई चीजों की लेबर कॉस्ट बढ़ने की वजह से भी चीजों का कीमत बढ़ जाती है। तो दिमाग लगाइए, व्हाइट गोल्ड में कुछ नहीं रखा, अगर खरीदना है तो गोल्ड खरीदिए, ठीक है। ठीक है। हाँ Yes, दैट sir. इज, एलॉय चलिए होता है अब सर, ये पैलेडियम का। क्या, पैलेडियम के एलॉय होता है गोल्ड के साथ मिलके, व्हाइट गोल्ड। अब वो भी होता होगा पैलाडियम भी, लेकिन उसके अलावा भी कुछ और चीजें भी होती हैं, सिर्फ अकेला वो नहीं होता, और वो काम का भी नहीं होता। व्हाइट गोल्ड इज नॉट सो प्रीशियस, मुझे नहीं सर लगता, वो अच्छा भी नहीं लगता। सर अगर जाएंगे ज्वेलर के पास और बोलेंगे व्हाइट गोल्ड के में ज्यादा पैसा क्यों है, तो कहेगा मत्था मारने का पैसा दो एक्स्ट्रा। हाँ वही 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 फालतू की, जिसको बोलते हैं ना फालतू की भड़क लेना, है ना, ये मत्था मारने का पैसा है, ऑब्वियस है। व्हाइट गोल्ड का यूज, समृद्धि बोले बेटा व्हाइट गोल्ड भी गहनों में यूज होता है। गहने, लोग ना पागल हैं, व्हाइट गोल्ड के गहने पहनते हैं, वो लगते पता कैसे हैं, जैसे लोहे का कड़ा पहन रखा है किसी ने, भले वो व्हाइट गोल्ड का हो। अब मैंने एक लोहे का कड़ा पहन रखा है, देखो हाथ में, ये लोहे का कड़ा है, स्टील का, लोहा भी नहीं है ये, है ना। अब ऐसा ही प्लेटिनम दिखाई देता है, लोग प्लेटिनम के गहने बनवाते हैं, वो ऐसे लगते हैं स्टील के गहने, हालांकि प्लेटिनम महंगा है गोल्ड से भी, लेकिन फिर भी लोगों का दिमाग देखो, वो अच्छा भी नहीं लगता और महंगा भी है। तो कुछ चीजें लोग ना सिर्फ महंगी करके खरीद लेते हैं,
क्योंकि हमारे माइंड में एक माइंड सेट हो जाता है, पहले हम चीजें लेते हैं अच्छी जो हो, भले ही महंगी हो लेकिन अच्छी होनी चाहिए। बाद में हमारा माइंड सेट हो जाता है कि चीज महंगी होनी चाहिए तो वो अच्छी ही होगी, ये दिमाग में घुस जाता है कि महंगी अच्छी होगी, और प्लेटिनम महंगा इसलिए वो खरीद लेते हैं। हमारे पड़ोस में खरीदा था किसी ने प्लेटिनम, मैंने देखा फिर 1-2 महीने बाद उन्होंने खुद ही अपना रिव्यू दिया, कहते बहुत गलत काम किया हमने, ये नहीं खरीदना चाहिए, ये एक तो महंगा पड़ा, ऊपर से गंदा दिखता है। गोल्ड तो गोल्ड होता है, याद रखना, गोल्ड इज ऑलवेज गोल्ड, समझ गए। लेकिन कईयों के दिमाग में ना वो फितूर चढ़ा देते हैं एड वेड से लोग, प्लेटिनम खरीदो, डायमंड खरीदो, छोटे छोटे टुकड़े डायमंड के होते हैं, वो किसी काम के होते नहीं, हल्के से लगा देते हैं, उनको लगता है ये ज्यादा महंगा हो गया। उसको जब रीसेल के लिए लेके जाते हो, वो डायमंड कहते हैं जी ये तो बेकार है जी, ये तो अब खत्म है, क्योंकि इसके साथ वो ग्लू लग चुका है, अभी उसको उतारेंगे तो छोटा सा डायमंड है, डायमंड ही खत्म हो जाएगा, उसको दोबारा पॉलिश नहीं हो सकती है, इसलिए वो उसको खत्म ही कर देते हैं, डायमंड ही खत्म कर देते हो। तो आप क्या खरीद रहे हो, समझ गए। बहुत कुछ है बेटा, हाइड्रोजिनेशन में ही सही है, प्लेटिनम गहनों में नहीं, हाइड्रोजिनेशन में ही सही है, बिल्कुल सही बात है बेटा, हाइड्रोजिनेशन में सही है, डालडा घी बनाओ और बेचो। रेडियो लो, अमित कह रहा है रेडियो एक्टिव मेटल ले लो, सबसे महंगा है, सही है, घर में कैंसर हो जाएगा। आपको पता मैरी क्यूरी पेरी क्यूरी दोनों Yes, को sir. मिला हुआ है वो नोबेल पुरस्कार, पोलोनियम की डिस्कवरी की थी मैरी क्यूरी ने, पोलोनियम, नहीं और वो इतनी सर, पागल हो बिल गई थी, गेट्स उससे ने भी अपने घर पे लगा रखा है। ऑब्सेस हो गई थी इतना पोलोनियम से कि उसको जेब में रखती थी हमेशा पोलोनियम को, और उसी पोलोनियम ने उसको कैंसर दे दिया। उसके बाद वो बेचारी चली गई, महान सर साइंटिस्ट बिल गेट्स ने भी अपने घर पे रख रखा है बहुत सारे मतलब रेडियो एक्टिव मेटल। छोड़ो, डफर्स हैं वो बिल तो मतलब गेट। कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं, पता कैसे चलता है? जब हो जाता है ना तभी पता लगता है, उससे पहले नहीं पता लगता, ये याद रख लेना। कैंसर की यही प्रॉब्लम है, आपको कोई स्वेलिंग नजर आएगी, मान लो लीवर में कैंसर है तो लीवर फूल जाएगा, पेट एक साइड से सूज जाता है, अब लोगों को लगता है कुछ और हो गया होगा, ट्यूमर व्यूमर बाद में दिखाएंगे, लेट करते 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 वो इतना लेट हो जाते हैं, लास्टली लेट हो जाते हैं। जब पेन होना शुरू होता है ना कैंसर में, समझ लेना कि काफी स्टेज पार कर चुके हो आप, फिर दर्द होता है, बहुत कुछ है ना। मैरी क्यूरी पागल थी शायद, पागल नहीं थी बेटा, शी वाज वेरी इंटेलिजेंट, ये मैं मानता हूँ, ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट लोग थे वो, उनके पूरे घर में सारा खानदान, चार नोबेल प्राइज थे उनके। ठीक है, पॉलिटिकल टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नहीं कुछ स्टार्ट नहीं करेंगे, यहाँ ध्यान दे लो, ठीक है। अब देखो भाई, ब्रोमोफिनोल ब्लू, अभी हमने इसका नाम पढ़ा था, है ना, एज एन इंडिकेटर विद पीके, के की वैल्यू उसकी दे रखी है, वैल्यू ऑफ के 6.8 into 10⁻⁻6 है। अब ये क्या कहता है, एट व्हाट पीएच इट वुड वर्क एज एन इंडिकेटर, ये किस पीएच पर इंडिकेटर की तरह काम करेगा। ऑल्सो रिपोर्ट परसेंट ऑफ दिस इंडिकेटर इन इट्स बेसिक फॉर्म एट पीएच 5.84, ये दूसरा क्वेश्चन है, 5.84 पीएच पर इसका परसेंटेज कैलकुलेट करना। तो बड़ा अटपटा सा क्वेश्चन लगेगा आपको अगर आपने पहली बार पढ़ा तो, है ना। तो देखो ये क्या कह रहा है कि भाई पीएच किस पीएच रेंज पर वो काम कर रहा है, इसका के दे दिया उसने, और ये इंडिकेटर है, किस पीएच रेंज पर काम करेगा, के ए से आपको बताना है। तो देखो भाई इसने सीधा लिखा ब्रोमोफिनोल को बी पीएच लिख दिया, एच पॉजिटिव आयन एसिडिक इन नेचर होता है, एच डोनेट करेगा ये, ठीक है। अगर एच डोनेट करेगा तो हमारे सारे के सारे इंडिकेटर क्या थे, याद करो, एच डोनेट कर रहे थे, जो फिनोफैथलिन भी एच डोनेट कर रहा था, और मिथाइल ऑरेंज भी एच डोनेट कर रहा था, एसिडिक है दोनों, वीक एसिड है, ये भी वीक एसिड होता है, तो दोनों एसिडिक है। तो हम कैसे बता दें कि भाई फिनोफैथलिन की रेंज तो 9+ है और 9 के आसपास है, और उसकी मिथाइल ऑरेंज की थी 3.5, तो कैसे पता लगेगा, ये कलर्ड है, अगर आप अंदाजा लगाएं तो ये कलर्ड है, इसका मतलब ये एसिडिक में होना चाहिए। यस, यहां से तो अंदाजा लग सकता है, क्योंकि ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज भी एसिडिक था और वो कलर्ड था, अगर वो कलरलेस है तो फिनोफैथलिन, फिर वो बेसिक में होगा। ये समझ में आया सबको? यस, जल्दी बताओ। आ गया सर। सोम को नहीं आया, सोम बेटा चलो दोबारा बताता हूँ। देखो हमने क्या किया था, यहाँ पर मिथाइल ऑरेंज था, ठीक है, यहाँ पर हमारा फिनोफैथलिन है, ये फिनोफैथलिन है, इसका रेंज है लगभग 8.3 से 10.5 है ना, इसकी है 3.5 से अप्रोक्सीमेटली 5 पॉइंट समथिंग है। तो अब देखो जरा 4.7 होती है लगभग, तो ये देखो ये है हमारा मिथाइल ऑरेंज,
ऑरेंज, मैंने बोला था ये चीज जब सॉल्यूशन में डलती है, अगर आपने ध्यान दिया हो, तो ये पूरे सॉल्यूशन को ऑरेंज कर देगी, यही बताया था। और जैसे जैसे इसमें बेस डलेगा, ये भी वीक एसिड होता है, ये भी वीक एसिड होता है, जैसे जैसे बेस डलेगा इसका कलर जाता रहेगा। और ये किस रेंज में काम करता है? ये एसिडिक रेंज में काम करता है। फिनोफैथलिन क्या होता है? ये कलरलेस है, ये बाद में कलर दिखाता है पिंक कलर, और ये एसिडिक रेंज में काम करता है। तो अगर कोई कलर्ड कंपाउंड है तो वो किस रेंज में काम करेगा? एसिडिक में। और अगर वो बाद में कलर आता है तो वो बेसिक रेंज में काम करता है। तो ये फिनोफैथलिन हमारा बेसिक रेंज में काम करता है। इसका ऑलरेडी कलर है ब्रोमोफिनोल, ब्लू, ब्लू कलर है, मिथाइल ऑरेंज के जैसा है, तो ये एसिडिक रेंज में काम करेगा। तो ये बात हमें यहाँ से कंफर्म होनी चाहिए। समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है। तो यहां से हमें एक अंदाजा लगता है, और कुछ नहीं है। अगर आपको पीछे वाला काफी सारी थ्योरी आती है तो आप यहाँ से अंदाजा लगाकर भी कुछ चीजें कर सकते हो। तो भाई एक चीज तो ये हमें समझ में आ गया, हम इसका के निकालते हैं। के क्या निकलेगा? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट रेज्ड टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट के, तो हमने निकाल लिया यहाँ से। ठीक है, अब देखो, अब एक नई चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है, जब बी पीएच नेगेटिव और एच बी पीएच इन दोनों की रेंज बराबर होगी, कंसंट्रेशन इन दोनों की जब बराबर होती है, इंडिकेटर विल वर्क, तब इंडिकेटर काम करता है। अब ये चीज समझ में आ गई? इंडिकेटर कब काम करता है, ये सबको समझ में आया? यस यानी इंडिकेटर जब H पॉजिटिव आयन छोड़ने के लायक बनता है ना, सॉल्यूशन में जो वो H पॉजिटिव आयन छोड़ेगा, एसिडिक इंडिकेटर, तभी तो वो काम करेगा, है ना? अगर वो नहीं छोड़ रहा है H पॉजिटिव आयन, तो वो काम कैसे कर सकता है भाई? तो ऑब्वियस सी बात है, बी पीएच नेगेटिव और एच बी पीएच, मतलब जो पहले उसकी ये कौन सी है, अनडिसोसिएटेड फॉर्म और डिसोसिएटेड फॉर्म में ये जो नेगेटिव आयन है, इन दोनों की जब कंसंट्रेशन सेम हो जाती है, तब हम इन दोनों कंसंट्रेशन को काट सकते हैं और H पॉजिटिव आयन वो लिबरेट करेगा सॉल्यूशन में, जितना वो कर सकता उतना करेगा, है ना? अगर हम ये कहें कि इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, इसकी कम रह गई, तब भी वो अपना इंडिकेटर की तरफ वर्क नहीं करेगा। और क्या ऐसा हो सकता है क्या कि इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए और इसकी कम हो जाए? हो सकता है, हो तो सकता है। हालांकि वो वीक एसिड है, लेकिन वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट 50% से तो ऊपर हो ही सकता है ना? बट हम मानते हैं 50% से नीचे वाले वीक एसिड होते हैं, 50% से ऊपर वाले स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाते हैं, ये याद रखना। तो अगर ये मान लो 60% हो गया, तो ये 40% रह जाएगा, ये भी हमें पता है, और ये भी 60% हो जाएगा, तो डेफिनेट सी बात है इसकी कंसंट्रेशन इससे ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, कम भी नहीं होनी चाहिए, बराबर होगी, तभी हमारा इंडिकेटर काम करता है। ये चीज रट्टा मार लेना। क्लियर है बेटा? यस ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर जरा। तो हमारा H पॉजिटिव आयन क्या हो गया? इतना जो इसने K दिया है, यही तो H पॉजिटिव आयन बन गया, इजंट इट? K क्या होता है? इन दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है, तो K कंसंट्रेशन ये बन गई, तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ये हो गई, ये उसने बता दी। यस और नोट? यस सर। बोल दो यार। जब डायमंड की बात चल रही थी ना, और सोना घर बनाने की काम बात चल रही, तब सब बोल रहे थे ना, अब कोई नहीं बोल रहा। सारे सोना लैब से चुरा के ले जाओगे ना, कुछ नहीं बनने वाला लैब के गोल्ड या सिल्वर से, 2-2 सर ग्राम। सर मुझे ना एक चीज मिली थी बस लैब से, वो भी सर ने बोला था कि इसे रख लियो और बाद में मुझे दे दियो। आज तक मैंने सिर्फ वही कॉपर मिला किया। था सर, क्या मिला था ऐसा? लेड कॉपर नाइट्रेट। ऑक्साइड। दोबारा बोलो। लेड नाइट्रेट सर, सॉल्ट मिला था, वो भी इस दिखावे के लिए सर, क्योंकि क्योंकि सर क्या ने बोला करना था, उसका? लेड नाइट्रेट का पॉइजनस होता है वो। सर ने बोला था कि इसको ना सर को दिखाना है ताकि हम लोग ये बता सके, मतलब पर्ची के अंदर भर के सर को दिखाना है ताकि हम लोग ये बता सके कि हम लोगों ने नाटक किया है लैब में करने का एक्सपेरिमेंट। ओ, ये सर प्रैक्टिकल में धोखा दिया था हमने उन्हें। प्रैक्टिकल में धोखा दिया सर। समझ गया कि ले बेटा इसको घर ले जा, बाद में ले आइयो कल, है उसको वहीं लैब में रख देते जहां सेल थी, घर वहीं से में भी उठा के नहीं, वापस। क्लास के ऊपर ले गए, क्लास के नीचे ले आया। क्या बात है। अच्छा बेटा, आप कुछ पूछना चाहते हो? सर इसमें तो बस लेड नाइट्रेट लेता। हमारे मैम ने ना मोरफोल्ड बनवाया, फिर बच्चे उसी को खाने में डाल के खा रहे थे। में डाल के? खाने में जो रोटी सब्जी लाए थे। भगवान, और ये किसने सलाह दी कि ये खा लो? मैम ने बोला था कि ना सब ध्यान से संभालना, अब किसी को बस कुछ था नहीं, तो एक ने खाने में डाला, फिर बोला मैम अच्छा स्वाद आ रहा है। मत करना कभी भी, कोई बात नहीं, है ना?
ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो भाई आपको H पॉजिटिव आयन की इसका मतलब इसने आपको डायरेक्टली H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन दी थी, बस बात ही खत्म। H पॉजिटिव आयन पता तो नेगेटिव लॉग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, pH आ जाएगा। यस यस सर। तो इसका नेगेटिव लॉग निकाला तो pH आ गया 5.1। ठीक है, अब ऑल्सो pH 5.84 इफ, अब यहां से हमारा स्टार्ट होता है सेकंड पार्ट। उसने बोला 5.84 pH अगर होता है तो परसेंट ऑफ इंडिकेटर कितनी डालें, इस pH पर कितना इंडिकेटर परसेंट, कितने परसेंट इंडिकेटर डलेगा, है ना। तो देखते हैं जरा, H पॉजिटिव आयन 1.44 10⁻⁻6 ये कहां से आया, बताया कोई। सर ये अगर पीएच pH इतना है, अब याद रखना, अगर pH इतना है तो इसका H पॉजिटिव आयन निकालूंगा, नेगेटिव लॉग करूंगा, एंटी लॉग हो जाएगा दोनों तरफ। तो ये एक्चुअल में ये ऐसे लिखेंगे, नेगेटिव लॉग, ठीक है, H प्लस H पॉजिटिव इक्वल है 5.84। ठीक है भाई, तो नेगेटिव को उधर ले जाते हैं तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव को दूसरी तरफ ले जाने पर यह आ जाएगा log H पॉजिटिव इक्वल नेगेटिव 5.84। क्लियर है। अब अगर मैं इसका एंटी लॉग कर देता हूं तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या आएगी, एंटी लॉग माइनस का 5.84। इज दिस क्लियर। यस सर। और यही एंटी लॉग की वैल्यू है। क्लियर है बेटा। यस सर। तो भाई इससे हमने निकाला इसका H पॉजिटिव आयन, मतलब इसने जो pH दे रखा था यहां से H निकाल लिया, और ये जो Ka था ये असलियत में क्या था, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन थी। क्वेश्चन वहां पर बहुत घुमाऊ था लेकिन आंसर बड़े आसान है इसके। ठीक है, अब आपके पास H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है तो अब आप यहाँ Ka की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या क्या निकालना था हमें, pH परसेंट ऑफ इंडिकेटर निकालना था। तो परसेंट ऑफ इंडिकेटर में आप Ka H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन भर दीजिए, और BPH और HBPH जो है उसकी जगह पर 10 C अल्फा डिवाइड बाय C1 माइनस अल्फा भर सकते हैं। कैसे, इस इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे लिखेंगे HBPH, और ये आपको सबको करना आता आई थिंक, है ना, आता है सभी को ये। यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, याद रख लेना ये नेगेटिव। ठीक है, तो यहां पर अगर मान लीजिए उसकी कंसंट्रेशन कितनी है C, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, एट इक्विलिब्रियम कितनी होगी C माइनस C अल्फा। यस यस सर। और यहाँ कितना आएगा C अल्फा इंटू C अल्फा। ठीक है, तो C अल्फा इंटू C अल्फा, तो मुझे H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन वैसे पता है, ऑलरेडी पता, आई नो दिस कंसंट्रेशन। तो क्या ये हमेशा C अल्फा होती है भाई, जब ये अकेला होता है ना तो यही फॉलो होता है, ये हमेशा बराबर होगा दोनों का। लेकिन जब ये अकेला नहीं होता, जब दुकेला होता है, जब कॉमन आयन इफेक्ट होता है, जब और फचड़े होते हैं, H पॉजिटिव आयन होता है, तो उसकी वजह से कुछ चीजें आपस में चिपक जाते हैं जिससे कंसंट्रेशंस में डिफरेंस पड़ जाता है, दोनों की सेम नहीं हो सकती। क्लियर है। यस तो जब वहां पर गड़बड़ होती है तो उस टाइम याद रखिएगा, तो ये मुझे गिवन है, ये मुझे गिवन है, तो आपको C अल्फा पता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कंसंट्रेशन और अल्फा दोनों पता लग गए, दोनों की मल्टीप्लाई। तो मेरे पास ये 1.44 ये इसने H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बता दी थी, मल्टीप्लाई में 10⁻⁻6 ये उसने गिवन दे रखी। ठीक है, तो ये मैंने भर दी, C अल्फा डिवाइड बाय C 1 माइनस अल्फा, तो C से C कट जाएगा तो 1 माइनस अल्फा बचेगा। 1 माइनस अल्फा को मैं 1 मान सकता हूं, मान लूं कि ना मानूं, सर यहाँ पे उतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होगी कैलकुलेशन। फिर भी मान लूं तो, क्योंकि है तो वीक एसिड ही यार, कॉम्प्लेक्स हो ना हो ये सारा कट जाएगा। ठीक है, अल्फा क्या आ जाएगा भाई, ये इसके नीचे 10⁻⁻6 से -6 ये कट गया। ठीक है, 1.44 डेढ़ 1.5 को 1.6.8 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना आ रहा है क्या, चलो देखते हैं। 6.8 डिवाइडेड बाय 1.5 अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है, नहीं ये तो गड़बड़ आ रहा है यार, 4.5। आंसर गलत आ रहा है क्या हमारा, कोई सॉल्व करेगा। 6.84 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻6 विल बी डिवाइडेड बाय 1.44 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 -6 से -6 कैंसिल हो जाएगा, चलो इसी को डिवाइड करते हैं 6.84 को
6.84 डिवाइडेड बाय 1.44, सर 0.5 के आसपास आएगा उस तरह से। 4.7 आ रहा है। ये तो 0.5 वाला कौन है? यशवीर, तो सर 0.5 के आसपास आया था। 83% कैसे आ गया यार ये? सर अल्फा यहाँ बराबर 0.5 के आसपास आया मेरे। जब टाइट्रेशन करेंगे तो वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट बढ़ेगा ना, क्योंकि H प्लस एसिड के जो होंगे वो रिमूव करेगा बेस, तो 1 माइनस अल्फा को आई थिंक नेगलेक्ट नहीं कर सकते फिर। नेग्लेक्ट नहीं करेंगे इसको, ना नेग्लेक्ट करें तो आंसर निकलेगा। ठीक है भाई, नेग्लेक्ट मत करो फिर, और क्या इलाज। ठीक है, 83 निकाल के देखना फिर कितना आएगा, सॉल्व करके देखिएगा इसको, और आपको कुछ चीजें पता है तो उस हिसाब से आप इसे सॉल्व तो कर ही सकते हैं, नो डाउट। ठीक है भाई, क्लियर है, इक्वेशन तो सॉल्व हो ही जाएगी। यस सर। दोबारा जरूर करना, 1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं वो देखना। के ए के अंदर अल्फा हमारे पास क्या है, ये H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है, और वो ठीक है, अल्फा को डिफाइन नहीं, H पॉजिटिव आयन बढ़ जाएगा इसी कंसंट्रेशन, ठीक है, अल्फा को डिग्री बढ़ जाएगी इसलिए अल्फा को वो नहीं करने वाले हम। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा H पॉजिटिव आयन की वजह से, इसलिए अल्फा को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। नीचे 1 माइनस अल्फा में अल्फा को ऐसे ही रखेंगे, 1 में से माइनस करेंगे, और इससे फिर वो 83 आएगा, 0.83 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 83% बन जाएगा। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। ठीक है, तो अब बात करते हैं जरा भाई नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ मैंने नेक्स्ट स्लाइड डाली है सीधी कार्बीन। कार्बीन क्या होती है? 2 तरह की कार्बीन होती है, सिंगलेट और ट्रिपलेट। पता है इसके बारे में किसी को? नो सर। ये पढ़ा हुआ है? प्रणव कह रहा था ये पढ़ रखा आप लोगों ने, सिंगलेट ट्रिपलेट पढ़ा? पढ़ाया था हम, अभी कॉपी दूसरी कॉपी कहीं और है तो भूल गया हूँ मैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पढ़ाया था भूल गए तो हम याद करवा देंगे। आपने पढ़ा है सिंगलेट ट्रिपलेट, ये श्योर है? प्रणव कार्बीन पढ़ा था, सिंगलेट ट्रिपलेट नहीं पढ़ा शायद। सिंगलेट ट्रिपलेट नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। अब मैं आपको सिंगलेट ट्रिपलेट पढ़ाऊंगा, इसके ऊपर कई बार ना क्वेश्चन आता होता है। ठीक है, ये जीओसी का पार्ट है। तो देखिए अब जरा थोड़ा मतलब मैं लेवल थोड़ा सा अप करके पढ़ा रहा हूँ, जो वाकई में एडवांस लेवल में आता है भाई, सीधी बात बता रहा हूँ। ठीक है, कहीं आप लोग सोचते हैं कि मैं अलग चीज पढ़ा रहा हूँ, दिस इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम योर सिलेबस, ये सिलेबस का पार्ट है, एडवांस के सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, तो देखिए अब जरा कार्बीन हमें पता है, ये तो पता कार्बीन क्या होती है, कार्बन की 2 वैलेंसियां तो पूरी कर दो और 2 वैलेंसी छोड़ दो खाली, इसको बोलते हैं कार्बीन। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अब देखो कार्बीन 2 तरह की कैसे हो सकती है, तो बहुत आसान है कार्बीन को 2 तरह का बनाना। हमें पता है कि भाई कार्बन के अंदर पी ऑर्बिटल होता है, तो मैंने पी ऑर्बिटल, सपोज दैट पी ऑर्बिटल मैंने बना दिए, 2 पी ऑर्बिटल मैं बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ ऐसे और ऐसे। अब मुझे पता है कि 2 हाइड्रोजन में जोड़ सकता हूँ, मैंने 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, और 2 पी ऑर्बिटल, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में हो सकते हैं। यस, यस सर। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन सेम एक ही ऑर्बिटल में भी तो हो सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं। यस सर। क्लियर है? इसी को बोलते हैं सिंगलेट और ट्रिपलेट। तो सिंगलेट में आपको क्या लगता है, दोनों में सिंगल होंगे, और ट्रिपलेट में क्या लगता है कि दोनों में एक में ही दोनों होंगे, ऐसा लगता है ना? नहीं सर, सिंगलेट में सिंगल में होंगे ना? सिंगलेट में सिंगल में होंगे, एक एक अलग अलग, है ना ऐसा? नहीं सर, दोनों अच्छा, एक ही दोनों में एक होंगे। में होंगे, ठीक है ठीक है, मैं जानता हूँ दोनों एक में होंगे। अब वो कैसे होंगे? सिंगलेट में दोनों एक में होंगे, ट्रिपलेट में दोनों अलग अलग में होंगे। अब वो कैसा होता है, उसका क्या रीजन है, उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये चीज समझ में आ गई कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक में हो सकते हैं, तो ये सिंगलेट होता है। यह सिंगलेट, सिंगलेट दोनों एक में है। वैसे तो ये डबलेट या ट्रिपलेट होना चाहिए ऐसा लगता है, बट ये सिंगलेट इलेक्ट्रॉन आते हैं। रीजन क्या है वो भी मैं अब आपको समझाऊंगा। ठीक है भाई, तो ये समझ में आ गया। यहाँ इसने देखो दिखा भी रहा है, सिंगलेट कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में है, और ट्रिपलेट कार्बन में दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में है। यस, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये मैं इस तरह से अलग अलग ऑर्बिटल्स दिखाऊंगा। अब ये आपको एक ही ऑर्बिटल नजर सर ये आएगा। आधा एरो क्या सजेस्ट करता है? आधा एरो मतलब इलेक्ट्रॉन, यार इलेक्ट्रॉन का स्पिन है, हाफ प्लस का या हाफ माइनस का, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये आधा एरो वही होता है। इलेक्ट्रॉन भरते हैं ना, जब डब्बों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, याद नहीं है? यस सर, प्रिंसिपल क्वांटम एक, नंबर। एक ऊपर एरो एक नीचे, हम जनरली ऐसे लगा देते हैं, ऐसे की बजाय एक्चुअल साइन तो ये लगनी चाहिए, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अब आगे बढ़ सकते हैं। ये पता लग गया सिंगलेट ट्रिपलेट। अब इसके बारे में जरा थोड़ा डिटेल में जानते हैं। सिंगलेट कार्बन क्या होता है, अब जरा इसको देखिए। बोथ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विद अपोजिट स्पिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बस इसको याद रख लो। अपोजिट स्पिन में इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते ना,
अगर एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो दोनों का स्पिन सेम हो सकता है? नहीं सर, अपोजिट ही होगा। अपोजिट होगा, ठीक है। तो ये अपोजिट स्पिन में है, इसका मतलब दोनों एक ही ऑर्बिटल में हो सकते हैं, यस और नॉट? सर मुझे क्लियर नहीं हुआ कि अपोजिट में क्यों नहीं होगा, और होगा भी तो क्यों होगा? देखो ये एक ऑर्बिटल है, ठीक है, हम एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, तो एक मैंने क्लॉकवाइज भर दिया, तो दूसरा क्लॉकवाइज भर सकते हो? नहीं भर सकते। एक दूसरा क्लॉकवाइज नहीं जाएगा, अगर एक क्लॉकवाइज है दूसरा एंटी क्लॉक होता है। एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, दोनों क्लॉकवाइज नहीं हो सकते, दोनों एंटी क्लॉकवाइज नहीं हो सकते। क्लियर है? अच्छा, क्लियर है सर। तो यानी कि हमें पता है अपोजिट स्पिन होता है दोनों का, तो मतलब अपोजिट स्पिन तभी हो सकता है जब वो अपोजिट स्पिन हो सकता है दोनों केसेस में, अगर वो सेम ऑर्बिटल में है। सेम ऑर्बिटल में है तो अपोजिट सर स्पिन हो। अगर अपोजिट स्पिन हो रहा है तो वो कोलाइड नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन? कोलाइड कैसे? नहीं 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 नहीं, वो एक दूसरे के अपोजिट है, तभी तो एक दूसरे का मैग्नेटिक मोमेंट को काट देते हैं वो लोग। अच्छा, मैग्नेटिक मोमेंट तभी तो कटता है, और मैग्नेटिक मोमेंट कटने की वजह से उनका टोटल मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाता है सभी इलेक्ट्रॉन्स का। तभी तो सभी जितने भी मैटर होते हैं वो मैग्नेटाइज्म बहुत कम दिखाते हैं या दिखाते ही नहीं है। आयरन वगैरह हैं जो मैग्नेटिक किए जा सकते हैं, उनके सबके स्पिन एक ही डायरेक्शन में आ जाते हैं। जो अन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके स्पिन एक डायरेक्शन में आ जाते हैं सबके। पेयर्ड वालों के तो एक डायरेक्शन में हो ही नहीं सकते। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों का स्पिन सेम डायरेक्शन में नहीं हो सकता। लेकिन अगर 2 अलग अलग ऑर्बिटल हो तो अब क्वेश्चन यहाँ राइज होता है कि 2 अलग अलग ऑर्बिटल हैं, तो इसमें तो दोनों का स्पिन एक हो सकता है, यस और नॉट? यस सर, हो सकता है। हो सकता है ना। तो इसके अंदर 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, अब याद रखना, या तो दोनों का स्पिन एक में होगा, ठीक है, सेम होगा, या दोनों का स्पिन अपोजिट होगा। तो भाई सेम भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है। तो हम अगर बात करें अपोजिट वाले को, ठीक है, अपोजिट स्पिन में दोनों आते हैं, तो इनका टोटल कितना आएगा? 0 प्लस हाफ और माइनस हाफ इक्वल टू 0। एक की स्पिन प्लस हाफ है, दूसरे की स्पिन माइनस हाफ है, इक्वल टू 0, यस? यस सर। ठीक है। अगर दोनों का, अब देखो यहां आ रहा है 0 और यहां पर क्या आ रहा है, दोनों का अगर सेम स्पिन है तो सर 1। प्लस हाफ प्लस सॉरी प्लस का ही रहेगा ना, प्लस हाफ इक्वल आ गया 1। तो याद रखना जब हम स्पिन नंबर को कैलकुलेट करते हैं, जब एस की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, तो उस टाइम पर मैक्सिमम को वैलिडेट किया जाता है, मैक्सिमम को। तो मैक्सिमम मतलब अगर ये दोनों अलग अलग ऑर्बिटल्स में है, अलग अलग ऑर्बिटल्स में है, तो डेफिनेट सी बात है अगर ये अलग ऑर्बिटल्स में है तो इसमें जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है वो तो 1 वाले की है, इसकी है यस। मैक्सिमम नंबर। ये याद रख लेना भाई, मैक्सिमम नंबर होना चाहिए। तो मैक्सिमम नंबर 1 हो सकता है या 0 हो सकता है, यही 2 पॉसिबिलिटीज हैं। और इसके अंदर, और ये होती है भाई कौन सी? ट्रिपलेट। ये समझ में आ गया? ट्रिपलेट, यस सर। ये ट्रिपलेट के लिए और सिंगलेट के लिए ये है। अब सिंगलेट के लिए तो एक ही पॉसिबिलिटी है, अपोजिट स्पिन ही होगा, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल में भरना है। सिंगलेट में तो दोनों एक ही ऑर्बिटल में आते हैं, इसलिए एक ही ऑर्बिटल में भरना है। एक ऑर्बिटल में भरेंगे तो दोनों अपोजिट स्पिन होंगे और दोनों की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी तो 0 ही आ सकती है, सेम स्पिन तो हो ही नहीं सकते। लेकिन ट्रिपलेट के पास उसमें 2 ऑप्शन है। ट्रिपलेट के दोनों ऑर्बिटल अलग अलग है, तो दोनों में सेम साइन भी हो सकता है, दोनों में अपोजिट भी हो सकता है। अगर सेम साइन होगा तो दोनों का एस की वैल्यू आएगी 1, जो कि मैक्सिमम नंबर है, और अगर अपोजिट साइन में भरते हैं तो दोनों की एस की वैल्यू आएगी 0, जो कि मिनिमम नंबर है। तो हम मैक्सिमम वाले को ही प्रेफरेंस देते हैं। ये समझ में आया? यस सर। यस सर। तो एस की वैल्यू यहाँ दोनों का सम करते होते हैं और वहां पर भी सम करते हैं। तो इस तरह से सिंगलेट और ट्रिपलेट बनते हैं। तो अब पहली बात ये समझ में आ गया, अपोजिट स्पिन होगा, दोनों का टोटल 0, दोनों का टोटल ये आने वाला है, ठीक है। ये कचरा अगर किसी को समझ में ना आया हो, जो मैंने अभी भी बोला, ये हायर क्लासेस में इसकी और एक्सटेंडेड फॉर्म के अंदर बहुत सारा कुछ निकालते हैं, काफी सारे फॉर्मूले हैं उनके, ठीक है। और उससे फिर ग्रुप थ्योरी बनती है, एमएससी के अंदर इसको यूज किया जाता है, फिजिक्स में भी इसे यूज किया जाता है हायर क्लासेस में, ठीक है। लेकिन अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है, सिर्फ आप अपने वाला मैटर याद रखिए, क्योंकि इसका हल्का सा यूज मैं आगे करूंगा जिससे आपको आसानी से समझ आएगा कि मैं कह क्या रहा हूँ, क्यों मैं 1 ले रहा हूँ, क्यों मैं 0 ले रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने हल्का सा इसे बताया, ठीक है बेटा।
तो यहाँ देखिए अब पहला पॉइंट क्लियर हो गया, दोनों नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और प्रेजेंट होते हैं sp2 ऑर्बिटल्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एंड बेंट स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर बेंट होता है, तो यहाँ सिंगलेट कार्बन का स्ट्रक्चर जो है वो बेंट हो जाएगा। क्यों बेंट होता है? क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में बैठे होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, ये याद रखना, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और यहाँ पर ये रहा। क्लियर है भाई? तो ये वाले ऑर्बिटल भी जो बॉन्ड बनाएंगे, जो हाइड्रोजन को जोड़ेंगे, ये भी sp2 होते हैं, वो भी sp2 होते हैं, तो सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं इसमें सभी, ये भी। तो स्ट्रक्चर क्या होगा? बेंट होगा, बेंट स्ट्रक्चर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। कार्बीन का स्ट्रक्चर सिंगलेट वाले का बेंट होता है, दूसरे वाले का लीनियर भी होने वाला है। इट इज एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बीन, ये एक्साइटेड स्टेट है कार्बीन की, यानी ये ज्यादा रिएक्टिव होती है। कई बार क्वेश्चन आता है कार्बीन में सिंगलेट रिएक्टिव है, ट्रिपलेट रिएक्टिव है, ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। वन इज सेइंग, रोहित कह रहा है कि -1 भी तो हो सकता है जब हम लेते ही मैक्सिमम को जब हम लेते ही मैक्सिमम को हैं तो -1 का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, रिजेक्टेड। रोहित, इज दिस क्लियर? यस सर। पहले से रिजेक्टेड है बेटा, ठीक है, कोई चक्कर ही नहीं उसका। तो इसके बाद इट इज डायामैग्नेटिक विद मैग्नेटिक मोमेंट 0। ये डायामैग्नेटिक है, सारे इलेक्ट्रॉन डबल है ना, ये वाले भी डबल हैं, पेयर में हैं, जो बॉन्ड बना रहे हैं वो तो डबल ही है, और जो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं वो भी पेयर्ड हैं, तो ये डायामैग्नेटिक होता है। मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो गया, अपने आप ही 0 हो गया। अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर 0 है, √NN+1 का फॉर्मूला लगता है, याद है? यस सर। तो वो 0 होगा, मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 आएगा। डायामैग्नेटिक का मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है। पैरामैग्नेटिक कोई होता है तो उसके नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन काउंट करके ही उसका मैग्नेटिज्म निकाला जाता है, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। अब नेक्स्ट देखो मल्टीप्लिसिटी, इसके लिए मैंने आपको ये सब चीज समझाई थी। मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं, 2s+1 एक फॉर्मूला होता है जिससे मल्टीप्लिसिटी निकाली जाती है, ठीक है। ये वही काम आती है जो मैं आपको बता रहा था कि उसको फिर ग्रुप थ्योरी में यूज करता है, ये जो कहानी बता रहा हूँ इससे मल्टीप्लिसिटी निकाली जाती है, और इसका फॉर्मूला होता है 2s+1। अब देखो, बट इन केस s की वैल्यू निकालो जरा, s की वैल्यू 0 निकलेगी। इस केस में एक अपोजिट स्पिन है, एक प्लस है तो दूसरा माइनस है ना, और तो पॉसिबल ही नहीं है। एक ही ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में दोनों भरने हैं, तो एक अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉक घूमेगा। ये बात समझ में आई? यस सर। तो इसका s क्या निकलेगा भाई? एक हाफ, प्लस का हाफ, एक माइनस का हाफ, ओवरऑल s की वैल्यू आएगी 0। 0 आ गया। अब आप 0 वाले फॉर्मूले में आप इसकी मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे तो 2s+1। तो देखिए जरा 2s+1, इन्होंने नीचे आपको फॉर्मूला शायद समझ में नहीं आएगा। 2 इंटू कितना है? 0 प्लस में 1, ये 2 मल्टीप्लाई में 0 है, 2.0 नहीं, ये मल्टीप्लाई में 0 प्लस में 1 है, इक्वल आ गया व्हाट? 1। इसका तो 0 बन गया, ये 1 तो 1 ही रहेगा, तो इक्वल टू 1। क्लियर है सबको? यस सर। इस 1 की वजह से इसे सिंगलेट बोलते हैं। ऐसा नहीं कि इसका एक ऑर्बिटल में होते हैं इसलिए सिंगलेट बोलते हैं, ये रीजन नहीं है। ये समझ में आया सबको? इस 1 की वजह से इसे सिंगलेट बोला जाता है कि इसका मल्टीप्लिसिटी 1 आती है। 2s+1 इसका फॉर्मूला है, मल्टीप्लिसिटी 1 आती है, इसकी वजह से सिंगलेट कार्बन बोलते हैं। क्लियर है भाई? ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्यों होता है? एक्साइटेड स्टेट है, हम पहले ही बात कर चुके हैं, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट, कार्बन इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करती है। पता है क्यों? ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, अगर आपने मेरी क्लासेस लगाई ऑर्गेनिक की थोड़ी बहुत, तो कि कार्बन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करती है, डोनेट नहीं करती। याद है किसी को? कोई एक्सप्लेन करना चाहता है? सर उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ऑक्टेट कंप्लीट ना हो तो वो अट्रैक्ट करेगा, सिर्फ यही रीजन है। फ्री तो सब रेडिकल अपना सेटिस्फाई होना चाहता है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग इन नेचर होता है, कार्बन भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग इन नेचर होता है। वजह देखो, अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, अब यहाँ ध्यान से देखना, मैं रीजनिंग समझा रहा हूँ आपको। मान लो 2 कार्बन ने बॉन्ड बना रखे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री बैठे हैं, तो अगर एक कार्बन अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है किसी को, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, यहाँ पर कोई H पॉजिटिव आयन आया था तो उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो H पॉजिटिव आयन न्यूट्रल हो गया, कार्बन पर नेगेटिव बन गया। नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव। दिक्कत क्या है? पहले कार्बन न्यूट्रल था, अब कार्बोकेटायन बन गया। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है। पहली बात, कार्बन के इलेक्ट्रॉन देखो, 1 2 3 4 5 जो शेयर्ड है, और 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है जो शेयर्ड है। 3 बॉन्ड बन रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आगे।
ऑक्टेट बनता है इसका 8 इलेक्ट्रॉन्स का। अब दूसरा केस देखते हैं, इसकी बजाय अगर कार्बन और पॉजिटिव चार्ज भी है, देखो बॉन्ड भी बना लिया तब भी पॉजिटिव चार्ज रह गया और 6 इलेक्ट्रॉन रह गए और 8 तो पूरे हुए ही नहीं बॉन्ड बनाने के बावजूद। अब दूसरा केस देखते हैं, मान लो 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है, और ये क्या करे, इलेक्ट्रॉन डोनेशन की बजाय अगर किसी से लोन पेयर एक्सेप्ट कर लिया एक्सेप्ट, H नेगेटिव आयन था तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, इसके पास एक एक्स्ट्रा आ गया। अब क्या हुआ, अब बेशक इस पे नेगेटिव चार्ज है लेकिन टोटल इलेक्ट्रॉन देखो 2 तो ये रहे और 3 बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए विद नेगेटिव चार्ज। भले ही नेगेटिव चार्ज है लेकिन ऑक्टेट पूरा है। यहां पर पॉजिटिव चार्ज भी है और ऑक्टेट भी पूरा नहीं है। डबल घाटा है डोनेट करने का, तो डोनेट किसी कीमत पर नहीं करेगा, एक्सेप्ट करने पर उसका ऑक्टेट तो पूरा होता है, भले ही नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज भी अनस्टेबल रहेगा लेकिन ऑक्टेट पूरा हो रहा है, एक काम पूरा हो रहा है, वो अपना घर तो भर ले रहा है। समझ में आ गया बेटा? यस सर। रोहित पूछ रहा मल्टीप्लिसिटी इंडिकेट क्या करता है? बेटा स्पिन मल्टीप्लिसिटी से आगे यूज होता है इसका ग्रुप थ्योरी में, तो डिटेल मत मांगिए, बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगी। समझ में आ गया? मैक्स, इसको ऐसा समझ सकते हैं कि मैक्सिमम वो कितना रोटेट, उसका रोटेशन पॉजिटिव में मैक्सिमम कितना हो सकता है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मतलब ये है कि पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन रोटेशन में हेल्प करते हैं, बस ये समझ सकते हैं। कार्बिन और फ्री रेडिकल में देखो बेटा, कार्बिन में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, कार्बन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वैलेंसी नहीं बनाए हुए हैं, और फ्री रेडिकल में कार्बन के 3 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बच गया, ये है फ्री रेडिकल। और कार्बिन में 2 इलेक्ट्रॉन्स की वैलेंसी बच जाती है, ये कार्बिन है। यस, क्लियर है समृद्धि बेटा? सर एक तरह से कह तो सकते हैं कि कार्बिन भी एक फ्री रेडिकल ही है, बट फ्री रेडिकल कार्बिन नहीं है। कार्बिन को कह सकते हैं डबल फ्री रेडिकल वाला कार्बन, ये कह सकते हो, डबल फ्री रेडिकल हाँ वाला। एग्जैक्टली यही, हाँ ऐसा, यही वाला। हाँ फ्री रेडिकल का मतलब तो एक ही रेडिकल है, एक ही इलेक्ट्रॉन है जो वैलेंसी उसकी खाली है। जब 2 वैलेंसियां हाँ। खाली होती है तो उसको कार्बिन बोलते हैं। नाइट्रीन भी ऐसा ही है, 2 वैलेंसी, 2 नाइट्रोजन की वैलेंसी खाली रह जाए तो नाइट्रीन। कार्बिन मतलब 2 कार्बन की वैलेंसी खाली रह गई, ठीक है? तो भाई ये समझ में आ गया यहां तक सबको? कार्बिन अगर इलेक्ट्रॉन 3 के एक्सेप्टर होता है, याद रख लेना, एक्सेप्टिंग इन नेचर। सर अगर 3 हाँ के बेटा, तो 3 खाली हो वो तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, वो ना फिर उस फॉर्म में रहते ही नहीं है। हम इंटरमीडिएट की बात कर रहे हैं, वो इंटरमीडिएट बनाएगा नहीं। 3 वैलेंसी खाली है, एक बन गई और 3 इलेक्ट्रॉन खाली हैं तो वो तो जरूर बनाएगा। वो इंटरमीडिएट आज तक यूं कह लो कि ऑब्जर्व ही नहीं किया गया है। समझ गए? ये कुछ हद तक स्टेबल होते हैं, कुछ हद तक इंटरमीडिएट, अच्छा इनको आइसोलेट किया जा सकता है Okay, ए sir. मोमेंट ऑफ टाइम के लिए, इसलिए इनको अलग से स्टडी किया जाता है। समझ में आ गया? क्लियर है? Yes, sir. जो आइसोलेट आगे। नहीं हो सकता, जिसको निकाल ही नहीं सकते, वो बीच में बन भी रहा है कि नहीं हमें पता ही नहीं है, वो हाईली अनस्टेबल होता है, इसलिए वो नहीं, वो है ही नहीं। ये कुछ कुछ होते हैं, कहीं कहीं एग्जिस्ट करते हैं, इस वजह से हम इनको स्टडी करते हैं। क्लियर है बेटा सबको? यस। अब देखो जरा ट्रिपलेट वाले की बात करते हैं। तो ट्रिपलेट कार्बीन में क्या होगा? बोथ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन 2 डिफरेंट पी ऑर्बिटल होंगे, पैरेलल स्पिन होगी उनकी, दोनों क्लॉकवाइज या दोनों एंटी क्लॉकवाइज हो सकते हैं, याद रख लेना। पैरेलल स्पिन, क्लॉकवाइज हो तब भी +1 गिनेंगे, एंटी क्लॉकवाइज हो तब भी +1 ही गिनेंगे, -1 नहीं गिनेंगे। जैसा कि कौन बोल रहा था मुझे? सोम बोल रहा था। सोम ने कुछ पूछा था लॉग वैल्यू, रोहित ने बोला था क्या? लॉग वैल्यू आपको खुद निकालनी पड़ेंगे बेटा, गिवन नहीं होंगी, ठीक है? ध्यान रख लेना। -1 रोहित ने बोला था, -1 होगा, -1 होता ही नहीं है, याद रखना भाई, ये बात बता रहा हूँ, ठीक है? यानी कि भले ही कैसा भी हो, ऑपोजिट स्पिन दोनों पैरेलल होंगे एक दूसरे के। तो ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ मैंने उसका बना रखा है पहले से ही, ये देखो दोनों अपोजिट होंगे तो 0 होगा और दोनों सेम साइड होंगे तो 1 आएगा, और ये 1 को ही हम प्रेफर करने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पर अब देखो दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। XYZ sp हाइब्रिडाइज्ड बट लीनियर स्ट्रक्चर। अब इसका स्ट्रक्चर sp हाइब्रिडाइज्ड है और लीनियर है। कैसे? एक s है और एक p है, 2 ऑर्बिटल। तो कार्बन जो है वो क्या करता है, एक हाइड्रोजन यहां पर लग गया, एक हाइड्रोजन यहां पर लग गया, ठीक है? और अब देखिए जरा, यहां पर एक ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा ऑर्बिटल यहां पर है, सपोज दैट p ऑर्बिटल है, ये हाइब्रिडाइज नहीं है, इसलिए दोनों के पास में ये ट्रिपलेट कार्बिन है, लीनियर स्ट्रक्चर होगा। क्योंकि स्ट्रक्चर में हम बाकी
फ्री रेडिकल वगैरह को इंक्लूड नहीं करते हैं। क्लियर है? इसका Yes. स्ट्रक्चर देखो कैसा बन रहा था, इसका स्ट्रक्चर sp2 हाइब्रिडाइज्ड बन रहा था, 3 ऑर्बिटल है टोटल, एक ये, तीनों हाइब्रिड है। लेकिन खाली ऑर्बिटल या फिर फ्री रेडिकल वाले ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो वो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे इसलिए ये sp ऑर्बिटल ही होगा, क्योंकि दो ही बॉन्ड है तो दो ही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, ये दोनों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, लोन पेयर की तरह भी एक्ट नहीं कर रहे। दैट इज लीनियर स्ट्रक्चर। समझ में आ गया लीनियर स्ट्रक्चर? यस सर आ गया। ठीक है। बट नॉट रियल, एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर बट नॉट रियल, इन्होंने ऐसा कुछ दे रखा है। तो देखो भाई एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए बट रियल नहीं है। अब इसमें इन्होंने एक्स और वाई जेड एक्सेस तीनों दिखा रखी हैं, यहाँ पर एक एच जोड़ दो, यहाँ पर एक एच जोड़ दो, ये लीनियर बन गया, और इन दोनों एक्सेस में एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दो पी ऑर्बिटल के। ठीक है, ऐसा ही कुछ मैंने बनाया, एक्स वाई जेड एक्सेस ही मानिएगा इनको। क्लियर है? आगे देखते हैं, ये रियल नहीं है, अब हमें नहीं पता इसका मतलब। इट इज ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन, ये ग्राउंड स्टेट है, मतलब ये एक्साइटेड स्टेट नहीं है। तो पहले वाली ज्यादा रिएक्टिव थी, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में, ये वाली रिएक्टिव कम है। दूसरा पैरामैग्नेटिक होती है ये तो दिख रहा है ना, दोनों में एक एक, और दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, n+2 के हिसाब से बोहर मैग्नेट्रॉन निकाल सकते हैं। 2 इंटू ये √2 क्या होता है 1.4, यस सर। जितना भी आएगा तो इससे मल्टीप्लाई करके आप इसका बोहर मैग्नेट्रॉन निकाल सकते हैं, पैरामैग्नेटिक है। नेक्स्ट देखिए जरा, फिफ्थ पॉइंट, मल्टीप्लिसिटी 2s+1 होती है, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी भी, हाफ प्लस का और हाफ प्लस का मल्टीप्लाई में 2 लग रहा है, ठीक है, और प्लस के अंदर 1 लगेगा, तो कितना आएगा 2s+1, ये 1 बन गया, 2 इंटू 1 2 + 1 3 आ जाएगी, उसकी मल्टीप्लिसिटी 1 आ रही थी। क्लियर है? यस सर। ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, दोनों ही इलेक्ट्रोफाइल हैं, पीछे वाला भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल था, ऐसा नहीं कि वो वीक हो जाएगा, ठीक है, बट वो एक्साइटेड स्टेट थी, याद रखना, और ये ग्राउंड स्टेट है, तो थोड़ा सा फर्क तो पड़ेगा बट नॉट सो मच एज। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। और मेरा लैपटॉप की स्क्रीन झमक के मार रही है, ऊपर वाला ट्रिपलेट जो है वो मेरे को नीचे दिखाई दे रहा है, यहाँ मेरे को ट्रिपलेट दिख रहा है, ये जो राउंड लगाया मैंने। आज मेरे लैपटॉप की स्क्रीन टूट गई यार, पता नहीं क्या हो रहा है, कभी फोन की स्क्रीन टूट रही है, कभी लैपटॉप की स्क्रीन टूट रही है, बुरे दिन आ रहे हैं ना। चलिए अब आगे देखते हैं। नहीं सर, पर्सपेक्टिव बदलना पड़ेगा आपको, आपके अच्छे दिन आ रहे हैं नए लैपटॉप के। नए लैपटॉप के लिए पैसे चाहिए ना वो तो है नहीं। चलिए आगे देखते हैं, जनरेशन ऑफ कार्बिन, इसी को ठीक करवाऊंगा बेटा, इसी से काम चलाएंगे। जनरेशन ऑफ कार्बिन, कार्बिन पैदा कैसे होता है, तो देखो भाई कैसे कैसे इसको पैदा किया गया, मैंने 2-4 रिएक्शन ही आपके सामने रख रहा हूँ और इनको याद कर लेना बस। CH2 डबल बॉन्ड N पर नेगेटिव है, हीट करेंगे तो CH2 कार्बिन पैदा होगा। डाईएजोमीथेन से कार्बिन को बड़े आसानी से निकाला जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट वाला मॉलिक्यूल है, काफी जगह काम आता है, कार्बिन को डेवलप करने के लिए डाईएजोमीथेन का मीथेन का यूज किया जाता है। जब भी ये मिले इसको रट लो, एज ए नोट्स तैयार रखो इसे, है ना। सेकंड देखो, अगर C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O ऐसा हो, ठीक है, तब भी उसको हीट करने से कार्बिन मिल सकता है। नेक्स्ट वन में है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और विद ऑक्सीजन, ये देखो ये और ये में कोई फर्क है क्या, वो H है और वो R है, दोनों में यही फर्क है बस, वो CH2 है वो Cr2 है, ये भी कार्बिन बन जाएगा, तो दोनों रिएक्शनें सेम ही है। नेक्स्ट, बाय द एक्शन ऑफ द बेस क्लोरोफॉर्म, एक्शन ऑफ बेस ऑफ क्लोरोफॉर्म, ठीक है, बेस विद क्लोरोफॉर्म आएगा, ठीक है। तो देखो CCl3 H लगा हुआ है, बेस के साथ रिएक्शन करवा दी, CHCl3 है, क्लोरोफॉर्म है, H ले जाएगा ये, तो यहाँ पर क्या बन गया, जब ये H लेके जा रहा है H पॉजिटिव को, तो ये नेगेटिव आयन बनेगा, कार्बन पर यहाँ नेगेटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन वाला कार्बन क्या करता है, ये नेगेटिव आयन वाला कार्बन, अब देखो क्लोरीन यहाँ से चला जाएगा, Cl नेगेटिव यहाँ से गया, और हमारे पास 2 वैलेंसी खाली रह गई, और ऐसा रेडिकल और ऐसा कार्बिन आप रिमल्टिमन रिएक्शन में बनाते हैं, उसके मैकेनिज्म में किया है सबने। यस सर। रिमल्टिमन रिएक्शन के मैकेनिज्म में ये बनता है, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिए, तो ये भी आसान ही था, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपके लिए एक नया क्या है, एक तो ये वाला, एक डाइएजोमीथेन से निकलता है, ये दोनों याद रख लेना, ये आपके पहले से आ चुका है। नेक्स्ट CCl4 के साथ लिथियम प्लस R, एल्काइल लिथियम की रिएक्शन करवाते हैं, RCl LiCCl3, LiCCl3 जो है वो फिर अपने आप ये वाली प्रोसेस करके लिथियम भी यहाँ से चला जाता है, ये CCl3 नेगेटिव है असलियत में, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, लिथियम पर पॉजिटिव,
ठीक है, और ये CCl3 पर नेगेटिव, ये कुछ वैसा वर्क करता है। और अगर CCl3 पर नेगेटिव आ गया तो ये सेम चीज बन गई, ये वाली चीज सेम है, ये सेम बन गया तो अपने आप ये ऐसा कुछ कर देगा। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, ये नई रिएक्शन, इसको मैं अलग से मार्क कर रहा हूँ। तो ये और ये कोई ज्यादा फर्क नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखो CH2 Cl2 LiR के साथ ये भी वही चीज बनाएगा, लेकिन यहाँ CHCl होगा ना कि 2 Cl होंगे, बस ये फर्क है। क्लियर है सबको? जनरेशन ऑफ कार्बिन समझ में आ गया, कैसे जनरेट करते हैं कार्बिन को? सर हो गया। ठीक है, और कार्बिन के टाइप समझ में आ गए, सिंगलेट ट्रिपलेट, आसान था, है ना? नेक्स्ट है बेंजाइन। अब ये बेंजाइन भी खत्म करेंगे हम, बिल्कुल आसान सा होता है। इसमें क्या होता है, नाइट्रीन आप लोग खुद देख लेना, मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, वो आप देख लीजिए, है ना? लेकिन बेंजाइन थोड़ा सा अलग है, शायद सीधा समझ में ना है। बेंजीन पर जब एक जगह पर ट्रिपल बॉन्ड बनता है ना, ये देखो ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों आपस में जुड़कर एक बॉन्ड बना रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड, 2 कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड, उसको बोलते हैं बेंजाइन। बेंजाइन में बी डिफाइंड एज द न्यूट्रल रिएक्टिव इंटरमीडिएट, कार्बिन भी न्यूट्रल होता है। एरोमेटिक कैरेक्टर, इसका कैरेक्टर एरोमेटिक ही होता है, एरोमेटिसिज्म में कोई फर्क नहीं पड़ता। आर नोट मार्केडली डिस्टर्ब नहीं होता, इसका मतलब एरोमेटिक कैरेक्टर ही होता है, उल्टा मत लेना इसको। बेंजाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, और बेंजाइन को ऐसे रिप्रेजेंट कर, समझ में आ गया बेंजाइन का? यस सर। इसका स्ट्रक्चर बेंजाइन का ऑब्वियस सी बात है, पाई बॉन्ड बनता है भाई, तो यहाँ पर एक पी ऑर्बिटल एक पी ऑर्बिटल, यहाँ दोनों आपस में शेयर कर लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन, तो हम ये ट्रिपल बॉन्ड दिखा देते हैं। ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से हटा के आप ऐसा शो कर सकते हो, ऐसा। क्लियर है? एक ही चीज है, इसको जोड़ दो बस, ये बॉन्ड है इन दोनों के बीच में, बस हो गया बेंजाइन। अब नेक्स्ट देखो साइडवेज, ये कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज होता है यहाँ पर भी, क्योंकि सिर्फ एक H जुड़ा है इधर इस कार्बन के साथ। सर sp होना चाहिए ना, अब 3 बॉन्ड बन जाएंगे तो। रुको 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 रुको, लेट मी चेक। ट्रिपल बॉन्ड वाला तो sp होना चाहिए। 2 और 1 3 और 1 4 बॉन्ड है, फोर्थ बॉन्ड इधर है, फोर्थ बॉन्ड है, ठीक है, बट ये sp होता है, ठीक है। ये sp कैरेक्टराइज्ड होता है, एक्सेप्शन है भाई, बीएससी में मैंने बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा चुका हूं मैं। ये sp sp2 कैरेक्टराइज्ड ही होता है, एक बॉन्ड इसमें सिग्मा बॉन्ड ही माना जाता है, ठीक है? रट्टा मारो सर। ये गलत नहीं है। थक गए हो अब, अमित थक गया, कोई बात नहीं बेटा, कल करते हैं, बस थोड़ा सा रहेगा, ठीक है? साइड वे पुअर ओवरलैपिंग sp2 ऑर्बिटल फॉर्म पाई बॉन्ड बट आउटसाइड रिंग, आउटसाइड द प्लेन ऑफ पाई सिस्टम ऑफ द रिंग। ये कुछ इन्होंने बॉन्ड की सिस्टम बता रखे हैं, कोई परवाह मत करो इसकी, ठीक है? दैट्स द नथिंग स्पेशल। जनरेशन ऑफ बेंजाइन, ये समझ में आ गया? sp2 मानोगे, इसे sp नहीं है, ये याद रख लेना, 3 ऑर्बिटल होते हैं। जनरेशन देखो कैसे करते हैं, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, क्लोरोइन लगा हुआ है बेंजीन पर, NH3 NH2 इसके ऊपर अटैक करता है, NH ले जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, उधर से क्लोरीन जाएगा, बेंजाइन बन गया। क्लियर है भाई? पहला। सेकंड, क्लोरोब्रोमो बेंजीन से, वहां पर H और Cl था, यहाँ क्लोरोब्रोमो बेंजीन है, लिथियम आएगा, लिथियम Br और लिथियम क्लोरीन हटा देगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। नेक्स्ट, फ्रोम, फ्रोम में अब इसने नाम नहीं लिखा इसका, है ना? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये क्या है? डायजोनियम। डायजोनियम, डाइएजो साल्ट है, तो ये डायजोनियम साल्ट में तो हमें पता है अच्छी तरह से कि ये R पॉजिटिव बेंजीन पर पॉजिटिव चार्ज बना देता है, यहाँ से N2 निकल जाता है। लेकिन यहाँ इसको जब हीट करते हैं तो यहाँ से N2 निकलता है, ये अपना बॉन्ड फिर इधर डोनेट करेगा, पॉजिटिव चार्ज है तो बॉन्ड इधर डोनेट करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड इधर से निकल लेगा। यस, समझ में आ गया? यस सर। ये यहाँ डोनेट करेगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ डोनेट करेगा, CO2 पूरा बन गया, आपके सामने है, CO2 बनता हुआ नजर आ रहा है आपको, और ये यहाँ से अपना लोन पेयर वापस लेके निकल लेगा, और इस तरह से प्लस नाइट्रोजन प्लस ये। ठीक है भाई, समझ में आ गया कैसे बना? यस सर। ठीक है, तो इस तरह से जनरेशन ऑफ बेंजाइन है। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। अब मैं लेक्चर बंद कर रहा हूँ, आप लोग थक गए हो, है ना? चलिए, तो किसी का